क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों में को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो व्यक्तिगत मतभेद हैं, उसको पूरा करना है। जैसे कि देखो व्यक्तिगत मतभेद कैसे हैं। जैसे कि ये मास्टर साहब हैं, ठीक है। और यहाँ पर मास्टर साहब बैठे हुए हैं और ये 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 40 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कोई टॉपिक बताई, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए एक्स वाई जेड जिसके बारे में इन्होंने बात करा, और जब उस चीज के बारे में बात करा, जैसे कि मान के चलो विकास को लेकर के बात करा इन्होंने कि विकास कैसे होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला कि बच्चे जो है ना 1 साल में चलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से राहुल उठा और कहा क्या बात कर रहे हो सर, मेरे घर में एक मेरी भतीजी है और वो दो साल तक चली नहीं, 2 साल के बाद चलनी स्टार्ट करी। एक बच्चा उठता है रोहित, वो बोलता है कि मेरी तो भाई मेरी मेरी बहन जो है वो 10 महीने में चलने लगी सर, आप बोल रहे हो 1 साल 12 महीने, तो आप गलत पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके के मतभेद जो होते हैं ना, उन पर आप देखोगे उनके जो बोलने का है, उनका जो गैर मौखिक संचार पर विचार करना पड़ेगा आपको। वो क्या परीक्षा में लिखते हैं, ठीक है, वो क्या आपसे बोलते हैं, उन सभी चीजों पर आपको विचार करना पड़ेगा। यार बच्चे क्यों कह रहे हैं, मैंने तो पढ़ा है 1 साल और किताब में 1 साल लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, कोई बता रहा है 2 साल, कोई बता रहा है 10 महीने, कोई बता रहा है 2.5 साल। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको विचार करना पड़ेगा। और टीचर क्या करता है, इन सभी चीजों के बारे में समझता है, क्योंकि 1 साल ही तो लिखा गया है, लेकिन ये भी तो लिखा गया है व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति जो है अलग अलग है, हर तरीके से विकास जो होता है हर व्यक्ति के अंदर अलग होता है। तो मतभेदों को पहचानना है कि ये बोल रहा है 2 साल, ये बोल रहा है 10 महीने, कोई बोलता है 1.5 साल। तो इनको पहचानिए, ठीक है, और उनका सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं अरे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ 1 साल तो 1 साल, 2 साल की बात ही नहीं हो सकती। और तुम 10 महीने, बहुत है रोबोट, हैं बैठो चुपचाप। ऐसा नहीं है, 1 साल तो 1 साल, ऐसे नहीं करना है। आपको सभी के सम्मान करने हैं, मतभेदों के। उनके दिमाग में अगर कोई मतभेद है, कन्फ्लिक्ट है, तो उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना है, मतलब कि देखो ये बच्चा 2 साल बोल रहा है, कोई बच्चा 10 महीने बोलता है, कोई बच्चा 1.5 साल बोलता है। तो आपको इसको नहीं समझ में आता है ना, तो इसको समझाना पड़ेगा किसी तरीके से। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है 2 साल, कोई बच्चा बोल रहा है 1.5 साल, कोई बच्चा बोल रहा है कि 10 मंथ। तो इनको ना समझाना पड़ेगा तरीके से कि क्यों ये 2 साल में चलना स्टार्ट करा, क्यों ये 15 15 मतलब कि 18 महीने में चलना स्टार्ट करा, क्यों ये 10 महीने में चलना स्टार्ट करा। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, वो आपका होता है वातावरण। जैसे कि इसको आप लोगों ने बहुत लाड प्यार दिया होगा, गोद में रखा होगा साल भर, तो चलना कैसे सीखेगी, जब देखो तब टांग लिया गोद में, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम टांगना होगा, इसको गोद में लेने वाला कोई नहीं था, ये नीचे चलते चलते अचानक से उठ गई। तो सिंपल सी बात यह है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके वे ऑफ टीचिंग के ऊपर। आपको कोई कोई चीज ऐसी है बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ में आती है, समझाना पड़ेगा। कई बच्चे जो है कहानी के द्वारा सीखते हैं, कई बच्चे जो होते हैं स्टोरी के द्वारा, वीडियो के माध्यम से, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं, आपको सिखानी तो पड़ेगी आप ही को। छात्रों में कमियों को पहचानना है, उन्हें ठीक करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा प्रभावी नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पर 2 साल ये बोल रहा है, ये 1.5 साल बोल रहा है, और यहाँ पर 10 महीने बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, आप ये बोलोगे 10 महीने वाला और 1.5 साल वाला तो ठीक है, ये 1 साल के आसपास है, और जो 2 साल वाला है, तुम गलत हो यार, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 2 साल कैसे हो सकता है। उसकी कमी को पहचाना और आपने उसको ठीक कर दिया। तुरंत आपने बोला कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और उसको आपने पूरा किया। तो इसका डिमोटिवेशन क्या होता है बताता हूं आपको। आप अगर 30 बच्चों के बीच में हो, आप अगर कोई सवाल पूछते हो, तो आपको मैं बताऊं कि देखो बेटा, तुम्हारी कमी यही है ना कि तुम बीच में उठ करके सवाल पूछ देते हो। लेकिन सवाल पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला तुम्हारी कमी यही है। जब आपकी कमी आपको बता दी गई तो आप एम्बेरेस्ड हो जाते हो, यार सभी बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर ने मेरी कमी बता दी। तो कमियां कभी भी किसी को तरीके से डायरेक्ट नहीं बताई जाती है और उन्हें ठीक नहीं करा जाता, अदरवाइज बच्चा नेगेटिव हो जाता है और बच्चा सीखने को लेकर के बिल्कुल पीछे होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक प्रभावी जो है ना तरीका नहीं है व्यक्तिगत मतभेद दूर करने का। अगर बच्चे को लगता है कि वो इस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज रखता है, तो उसको कमी ना बताएं, उसको उसका सम्मान करें, ठीक है। अगर वो कहता है कि 10 महीने में बच्चे चलने लगते हैं, 9 महीने में बच्चे चलने लगते हैं, ठीक है, तो उसका सम्मान कीजिए, उसको कमी बता करके उन्हें ठीक मत कीजिए कि तुम्हारे अंदर एक कमी है। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। चलिए बहुत हो गया इस चीज के बारे में समझाना, ये समझाना बहुत जरूरी है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वही है, हमारा काम है समझाने का, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करा करके छोड़ने का नहीं।
ठीक है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह कहता है मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, क्या दर्शाता है? दो चीजें होती हैं पेपर में आता है। प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस होता है, मतलब कि एक जैसा ही होता है। रिलेवेंट जैसे कि मैं रिलेवेंट चीज पढ़ा रहा हूँ सीटेट से रिलेटेड, तो जेंडर रिलेवेंस मतलब कि समान होता है। किसी ऑफिस में लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, सेम प्रायोरिटी मिल जा रही है, मतलब कि रिलेवेंस है। जेंडर समानता मतलब देश में आप देखोगे कि हर किसी को मौका मिल रहा है कि हाँ आगे आ सकता है, तो वो समानता है। लड़का भी फॉर्म भर सकता है, लड़की भी, तो समान व्यवहार किया जा रहा है। प्रासंगिकता मतलब कि लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी हैं, वो भी काम कर रही हैं, मतलब कि जैसे लड़के वैसे लड़कियां। घटना यहाँ पर घटती है दो ऑप्शन को लेकर के जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है पक्षपात और दूसरा होता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप जिसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, अब पक्षपात में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर एक टीचर है और वो क्या करते हैं, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास मैं बना देता हूं और यहाँ पर 3 लड़कियां बैठती हैं या 4 लड़कियां बैठती हैं। ठीक है, और ये मास्टर साहब हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा ना, इनसे पूछेंगे। जो मुश्किल सवाल होगा, आसान सवाल होगा, इनसे पूछेंगे। कहेंगे हाँ इस सवाल का जवाब दो। अब लड़कियों ने आसान जवाब दे दिया, क्या पेपर में आने वाला है इसको बता देंगे। कोई भी अगर अच्छी चीज होगी यहाँ पर इन लड़कियों को बता देंगे, या तो फिर कुछ मैडम होंगी वो इन लड़कियों से पूछेंगी, क्योंकि ये घर के पास की रहती होंगी, लड़कियां इनकी रिश्तेदार होंगी। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए कि 40 30 40 लोगों में से 2 3 को चुन करके सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करना, उन्हीं को सपोर्ट करना, उन्हीं की कहीं ना कहीं मतभेदों को दूर करना, जैसे कि आपके लड़के हों उस तरीके से बिहेव करना, उनको नहीं मारना सबको मारना, ये पक्षपात कहलाता है। एक क्लास के अंदर सारे बच्चे आपके ही हैं, आपको उस तरीके से ट्रीट करना है कि सारे आपके हैं। जिस तरीके से एक को पढ़ाओगे उस तरीके से सबको, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को एक जैसा ही करते हैं, दो तरीके का कर ही नहीं सकते। तो उसको पक्षपात बोला जाता है, जो अलग अलग तरीके से लोगों को करे, आपके साथ अलग व्यवहार, मेरे साथ अलग व्यवहार। रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता वो होती है जैसे कि जो आपके दादा ने आपके साथ किया, मतलब कि जो दादा ने आपके पापा को दिया, पापा ने आपको दे दिया। ठीक है, अब दादा ने कहा कि मैं गुड़िया से नहीं खेलता बेटे, तू गुड़िया से खेलता है। अब पापा ने बोला बेटे को, बेटा मैं गुड़िया से नहीं खेलता था, दादाजी कहते थे तू गुड़िया से खेल रहा है। और आप अपने बच्चे को कहोगे, अगर नौकरी वोकरी हो गई, शादी वगैरह हो गया, तो कि मैं तो गुड़िया से नहीं खेलता था, तू गुड़िया से खेलेगा। तो ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता, जो पुरानी धारणा है, इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़िया से खेल रहे हो, गुड्डे से खेल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ लोग कहते हैं जिस जिस तरीके की चीज का इस्तेमाल करोगे सोच वैसी हो जाती है, बट ये सारी चीजें मिथ है। ठीक है, बच्चे बच्चे के ही रूप होते हैं और उसमें लड़का और लड़की कोई नहीं। 5 साल तक के लड़के को आप स्कर्ट पहना दो और कहीं ना कहीं वो लड़की ही लगेगा, क्योंकि लड़का लड़की 5 साल तक ऑलमोस्ट बराबर ही दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। इस चीज के बारे में मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पर देखोगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एक असेसमेंट एज लर्निंग है, एक असेसमेंट इन लर्निंग है। ठीक है, तो आसान है, ये बहुत आसान है। एक बार दोबारा से मतलब मोटा मोटी बता देता हूँ। ये इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, ये हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाता है फ्यूचर, ये हो जाता है हेल्प। जैसे कि मोडाल होते हैं ना, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, आई कुड, आई कैन गो, आई मे गो, इस तरीके से हेल्प करने का काम। तो का वाला जो होता है मतलब कि सीखने का आकलन, मतलब कि जो बीत चुका, मतलब कि आपका रिजल्ट आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो जो बीत गया उसमें कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट आ गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब प्रेजेंट, जो आज चल रहा है, मतलब कि आज चल रहा है ना, तो आपको 2 महीने बाद एग्जाम है। तो आप क्या करोगे? आप पढ़ाई कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, अपना आकलन कर रहे हो, कहाँ पर हूँ, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें जो है फॉर आकलन। एज आकलन मतलब कि आगे जो होने वाला है वो आज के टाइम पर आपका जज करा जाएगा कि आज आपको कितना नॉलेज है और कितने पढ़ने की रिक्वायरमेंट है आगे के लिए। तो आगे का रोड मैप जो तैयार करा जाता है वो एज लर्निंग होता है। इन लर्निंग आपने बहुत कुछ सीख लिया, जब भी आपको थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी आप टीचर का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे कि मम्मी के पास जाते थे, कहते थे कि मम्मी पैसा चाहिए, पापा से बोल दो ना। तो वो जो हेल्प होती है वो इन लर्निंग में होती है, वो टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। जो बीत चुका, जो जिसका असेसमेंट हो चुका है वो होता है पास्ट। जो हो रहा है राइट नाउ, जिसमें आप कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं डेली बेसिस पर, वो होता है आपका प्रेजेंट।
अब पहले वाले में टीचर जो है मेन होता है, इसको मैं एक वीडियो में बताऊंगा। इसमें टीचर मेन होता है। दूसरे वाले में टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में फिर यहाँ पर देखोगे टीचर जो है रोड मैप तैयार करता है और स्टूडेंट को बस दे देता है और कुछ काम नहीं करता। टीचर थोड़ा सा होता है और यहाँ पर रोड मैप दे देता है बच्चे के लिए। चौथे वाले में टीचर ना के बराबर होता है, जब जरूरत होगी स्टूडेंट को, यहाँ पर रोल होता है स्टूडेंट का, जब जरूरत होगी तो टीचर का दरवाजा खटखटाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। ऑफ लर्निंग होता है बीता हुआ, फॉर लर्निंग होता है प्रेजेंट जो आज चल रहा है, एज लर्निंग होता है फ्यूचर के लिए रोड मैप, जैसे आपकी पुरानी जितनी भी नॉलेज है उसके बिहार पर आगे का रोड मैप बनाया जाएगा। जैसे आप सीडीपी अच्छा जानते हो तो अब सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप रिवीजन खुद से करते रहे। मैथ नहीं आता तो मैथ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पेडागोजी नहीं आती तो पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। रोड मैप ऐसे बनता है। और जहां पर भी कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता देते हैं कि सर ये दिक्कत है, इस चीज के बारे में वीडियो बना दो, वो वीडियो बन जाती है, वो आपका इन लर्निंग हो गया। चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर अधिगम के आकलन, सीखने के आकलन को लेकर के अब देखोगे तो ये बीत चुका है। के बजाय सीखने के लिए आकलन जो कि चल रहा है, ठीक है। ऑफ मतलब का, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। एज मतलब के रूप में, अधिगम के रूप में, और इन मतलब में, ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए, जो चीज बीत चुका है बीत चुका है, जो चीज चल रहा है वो चल रहा है, उसके लिए करने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है। रिजल्ट तो मान लो आया और आप उसमें फेल हो गए, अगला रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्या करूंगा कि आपका आने वाला जो रिजल्ट है ना, उसके लिए आपकी तैयारी अभी कैसी चलेगी। तो शिक्षार्थियों केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केवल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, केवल संज्ञानात्मक से कुछ नहीं होगा दोस्तों, वातावरण चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ गरीबी और मजबूरी में, गरीबी कुछ नहीं होती है, मजबूरी सबसे बड़ी खेल होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। देखिए, दैनिक प्रक्रिया में आकलन को जब शामिल करेंगे, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल कर रहे हैं। सीधे निर्देश देने की बात गलत है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा दिया, अरे बेकार है यार, प्रतिस्पर्धा की भावना मत बढ़ाओ, नहीं तो बच्चे सीखते नहीं है, उस भागते हैं। आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है, चलिए फटाफट इसको खींचते हैं। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? बच्चों के विकास का क्रम होता है, देखो, अमूर्त से मूर्त की तरफ हो ही नहीं सकता। पियाजे ने क्या बोला था? 0 से 2 सेंसरी मोटर, 7 से 11, 2 से 7 आपका प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कंक्रीट, और 11 से 15 फॉर्मल। तो ये था मूर्त। पहले मूर्त आता है फिर अमूर्त आता है। तो पहले मूर्त आप बनोगे फिर तो अमूर्त, तो अमूर्त से मूर्त हो ही नहीं सकता, पहले क्या होगा? मूर्त से अमूर्त होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अमूर्त पहले 15 साल के हो जाओगे फिर 11 थोड़ी होगे। सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। कभी भी देखो पैर से सिर की ओर विकास नहीं होता है, पहले सिर बनता है फिर पैर। हाथ से केंद्र की ओर नहीं, पहले केंद्र होता है शरीर का फिर जाकर के हाथ। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उनके जो बिताने वाले दिन हैं अपना अलग बहुत दिन बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से बच्चे हैं। तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर कोई बच्चा जो है 1 लाख रुपया उसके पापा कमाते हैं और एक बच्चे का 10,000 महीने का कमाते हैं, तो सिंपल सी बात है फर्क तो होगा। ये बच्चा गर्मियों की छुट्टी में बहुत अच्छे जगह पर घूमने जाएगा और ये बच्चा जो होगा ये अपने नाना नानी के घर या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग लाइफस्टाइल जीते हैं दोनों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर परिवार की इनकम में भी डिफरेंसेस है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधता है। तो यहाँ पर विविधता आप देख ही रहे हो, एक जा रहा है गोवा में, एक जा रहा है मम्मी के घर, नानी के घर, रिश्तेदार के घर। तो बहुत ज्यादा विविधता है, लेकिन ये संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है कि ये जीवन भर इस तरीके से रहेगा और ये भी जीवन भर इस तरीके से रहेगा। ये बदलता रहता है। तो दोनों ही ऑप्शन राइट है। आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं, चलिए फर्स्ट है आंसर। चलिए, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर को उठाना पसंद करता है। क्या है यहाँ पर यार? मटर उठाना शुरू करता है, क्या है? दिखता नहीं है यहाँ पर। हाँ, उठाना सीखता है, ठीक है। तो मटर का दाना उठाना एक सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, पहले आपने चिमटी जैसी चीजों को पकड़ना सीखा, उसके बाद चिमटी का कैसे? पहले आपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज को, अच्छा बॉल है यार, बॉल और बाल एक जैसा ही होता है। बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखा, जैसे गेंद को पकड़ना, फिर चिमटी को पकड़ना सीखा, फिर एक मटर के दाने को। तो सिंपल सी बात है, आप कहीं ना कहीं देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो हाथ है ना, ये मान के चलो ये बच्चा है, ठीक है। अब ये हाथ है,
ठीक है। तो ये हाथ से पहले चीजों को पकड़ना सीख रहा है, फिर जाकर उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो उंगली थोड़ा बन नहीं पाया ठीक से, बट कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे तो यहाँ पर जब हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, पहले तो बॉल पकड़ने का हथेली का इस्तेमाल करता है, फिर बाद में देखते हो कि उंगलियों से चिमटा पकड़ता है, उसके बाद मटर के दाने को उठाना चाहता है, मटर को छीलता है, तो नाखून का इस्तेमाल करता है। तो पहले जो सेंटर से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। सेंटर से बाहर के जाने की तरफ क्या बोलते हैं, समीप दूर विमुख कहा जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोला जाता है। और सिफालोकोडल किसको बोला जाता है, शीर्षगामी, सर से पैर की तरफ। तो जब भी सर से पैर की तरफ बात हो तो शीर्ष मतलब सर, शीर्षगामी, और बाकी समीप से दूर जाने की बात हो मतलब कि पास से दूर जाने की बात हो तो उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। राइट आंसर, आंसर सेकंड होना चाहिए। देखते हैं क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सेकंड है। चलिए एक और प्रश्न है बहुत अच्छा सा, कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी कौशल और मूल्य, ठीक है, जानकारी कौशल और मूल्य रीतियां केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। और केवल अभिभावक से कैसे सीखते हैं, हो सकता है कि केवल अभिभावक से सीखा जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल अभिभावक हर चीज नहीं सिखा सकता, बहुत सारी चीजें हैं। कौशल तो अभिभावक, मूल्य, समाज के बारे में कुछ जानकारी जो है ना वो दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं भैया, समाज के बारे में कोई जानकारी वो दे सकते हैं आपके आपके माता पिता, कि हाँ हमारा समाज कैसा है। लेकिन कौशल मतलब समाज में रहना कैसे चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से क्या बिहेव करना चाहिए, सामाजिक मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग आज कहते हैं मेरी मर्जी, समाज में कोई खाने को देगा क्या, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो पहनूं, मैं जो मर्जी वो करूं। ठीक है, तो मूल्य को समझना पड़ता। हम एक सोशल एनिमल हैं और हमें समाज में रहना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर समाज में नहीं रहे और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी एक ही जिंदगी है, हम ऐसे मर्जी जैसे मर्जी जी लें, ठीक है, तो एक टाइम के बाद आपको खुद अफसोस होगा और आप खुद एक सामाजिक प्राणी बनोगे। जब आपको लगेगा कोई सपोर्ट नहीं करता आपको, सबने आपको अकेला छोड़ दिया, आप फिर कहोगे कि यार मुझसे कोई बात नहीं करता, दुनिया मतलब ही है। ऐसा नहीं है, आपको मूल्यों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है आप अच्छा करो ना, लेकिन आपसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको आपसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ सीखोगे आप, ये सिर्फ अभिभावक तो नहीं सिखाएंगे ना, ये समाज की ठोकरें आपको सिखाती हैं चीजें। तर्क क्या है, बच्चों का समाजीकरण है एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो बच्चे का समाजीकरण सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल। जिसके घर में बच्चा होगा ना उसको पता होगा कि उसका समाजीकरण कितना मुश्किल है। बच्चे को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है, समाज से कोई मतलब नहीं है। बोला जाएगा दादी नानी के घर चले जाओ, मौसा के घर चले जाओ, भैया घर चले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। घर पे पड़े रहते हैं लेकिन कहीं जाते नहीं। तो उनको सिखाना ना समाजीकरण बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ठीक है, एक बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है। तो दोनों आंसर जो है ना दोस्त गलत होने वाले हैं। देखिए राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, तो दोनों ए और आर दोनों गलत हैं। सिंपल सी बात है, एक सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है वो दोस्त समाजीकरण। समाज में रहना इतना आसान नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, समाज से दूर हो जाना पसंद करते हैं और नाम ये लगाते हैं कि समाज के लोग बड़े बुरे होते हैं। ठीक है, समाज के लोग ताने मारते हैं, नौकरी नहीं हुई तो अच्छी बात है ना, ताने मारते हैं तभी तो तुम कुछ करोगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताना ही नहीं मारे तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। आप इस चीज को समझिए, जो आपका पड़ोसी आपसे जलता है तो आपके माँ बाप भी तो आपके पड़ोसी से जलते हैं। तो ये तो नेचर है ह्यूमन का, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो किसी पे उंगली नहीं उठाई जाती है। आप बस ये देखो कि आप क्या कर रहे हो समाज में, आप क्या कोई प्रोडक्टिव थिंग्स आप समाज को दे रहे हो। तो ये सब चीजें देखना है। दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है और इंडिया में ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है। किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो, मैं नौकरी लेना चाहता हूँ, पड़ोसी को जलाना है, औकात दिखानी है, ये सारी चीजें लेकर के पढ़ोगे तो कभी नौकरी नहीं लगती दोस्त। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ, वस्तु अस्थायित्व की समझ तो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मतलब कि इमेज छप जाना किसी चीज का, जैसे कि कोई खिलौना है, इसका कोई खिलौना है, ठीक है, अब इस खिलौने को छुपा दोगे ना इससे, तो ये बच्चा जो है ना, इस खिलौने को छुपा दोगे तो ये बच्चा खोजेगा, कहेगा मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना। आपसे बोलेगा नहीं लेकिन ढूंढता रहेगा, इस कमरे में उस कमरे में, ज्यादा कमरे हैं तो ऊपर नीचे हर जगह ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि खिलौने का जो इमेज है ना वो उसके दिमाग में छप चुका है। इसी को वस्तु स्थायी तो बोला जाता है। राइट आंसर तो आप ए मार दोगे लेकिन ए होगा नहीं। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पर समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है। यहाँ पर सिर्फ वस्तु स्थायित्व की कल्पना आ जाती है कि बच्चे जो है समझ जाते हैं कि ये हमारा चीज है, वो हमारा चीज है, बस इतना ही समझते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर ना जब बड़े होते हैं ना, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं बच्चे, ठीक है, 2 वर्ष में तो स्थायित्व की यहाँ पर होगी समझ। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं ना पूर्व संक्रियात्मक में, तो यहाँ पर समझ नहीं पाते कि परिवर्तनीय है और उनके निर्णय से मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, उनके निर्णय चीजों का मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसा कि ये कोई एक गुड्डा है, ठीक है, ठीक है, ये एक गुड्डा है। अब उनको लगा कि इस गुड्डे में ना ये हमारी बेबी के जैसा गुड्डा है, ये एक बेबी है, ठीक है। उनको लगा कि ये जो बेबी है ना, ये गुड्डा जो है वैसा ही बेबी के जैसा मेरा एक गुड्डा है। अब उसको लगा कि ये ना इसके अंदर भी जान होती है, जैसे कि मेरी बेबी के अंदर जान है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसको क्या लगता है, इसके अंदर दिमाग में छप चुका है कि बेबी जो छोटी सी है तो गुड्डा भी छोटा सा है, तो इसके अंदर भी जान है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये समझता है ना कि ये ऐसा दिखता है तो ये भी ऐसे दिखती है, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी जान है, इसको भी दूध पीना होगा, इसको भी पानी पीना, इसको भी खाना खाना, तो सारी चीजें इसको करवाने लगता है, ठीक है। तो क्रियाएं जो है परिवर्तनीय है, क्रियाएं जो है बदलती रहती हैं, इस चीज में इसको पता नहीं होता है, ये निर्णय ऐसे लेते हैं जैसे कि उनको सामने दिखता है और वो देखते हैं, तो वही जो दिखता है वही तो दिमाग छपता है। तो वस्तु अस्तित्व वो वही होता है कि जो आपके चीज, आपने जो चीजें देखी वो चीज आपके दिमाग में छप गई, और उसी चीज के बारे में यहाँ पर कौन सा एज है, आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बच्चा वही निर्णय लेता है जो उसको दिखता है। चीजें समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। आसान क्वेश्चन है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। वस्तु स्थायित्व की समझ जो है वो आंसर नंबर फर्स्ट संवेदी चालक में आ जाती है, लेकिन उस क्रियाओं को परिवर्तनीय करना होता है, वो क्रियाएं परिवर्तनशील हैं। और इस चीज के बारे में किसको नहीं पता होता, पूर्व संक्रियात्मक को नहीं पता होता, क्योंकि मूर्त वाला तो बता देगा, हाँ भाई इन दोनों में फर्क है, हर क्रिया बदलती है। अमूर्त वाला भी बता देगा क्योंकि 7 से 11 वाला है, 11 से 15 वाला है, ठीक है। और ये जानते हैं ना, ये पियाजे का सिद्धांत है 4 अवस्थाओं में, जिन्होंने बताया है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा भी यहाँ पर तो संवेदी, यहाँ पर अब वस्तु स्थायित्व जो होता है वो डेवलप हो जाता है संवेदी चालक में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चा जो है अभी भी उस चीज को समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो राइट आंसर आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। परिकल्पना बेकार चीज नहीं हो गई। मूर्त पूर्व संक्रियात्मक मतलब कौन सी अवस्था, 2 से लेकर के 7 साल तक की तो अवस्था है। तो परिकल्पनात्मक अच्छी चीज है क्या, ये तो आप देखोगे कि 11 से लेकर 15 चौथी अवस्था है। अमूर्त क्या हुआ, ये भी 11 से लेकर के 15 वाली अवस्था है। जटिल पदानुक्रमित ये कौन सी है, 11 से 15, तो ये सब गलत हो जाएगा। मूर्त संसाधन बिल्कुल फैक्ट है। अब मूर्त कौन सी आती है, 7 से 11 में आती है, तीसरी वाली अवस्था में आती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि आपने 2 से 7 साल तक के बच्चे को ना एक स्टोरी सुनाई, बच्चे को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब भी आपने एक फिल्म दिखाई तो बच्चा वो चीजें सीखने लगता है, ठीक है। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करोगे किसमें, 2 से लेकर के 7 साल तक के बच्चों का। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख नहीं सकता बिक नहीं सकता, कहां पर, पूर्व संक्रियात्मक। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए बहुत अच्छा वीडियो हो गया और लंबा चौड़ा वीडियो था। चलिए चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा आपकी है दोस्त। मेरा काम है सिर्फ कंटेंट अच्छा देना, तरीके अच्छे से समझाना, अच्छे तरीके से समझ लोगे तो अच्छी बात है। निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अपने आप को तो कुछ मानता ही नहीं, मैं तो बस ये बोलता हूँ अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता मैं कभी नहीं करता। मैं अपने वीडियोस को देता हूँ ताकि कोई ऐसा व्यक्ति है हो जिसे ना समझ में आता हो तो मेरे वीडियो देख के समझ सके। बाकी टीचर तो बड़े लाजवाब लाजवाब है, उनसे पढ़ ही रहे हैं बच्चे। पाठ का सही उदाहरण क्या है, सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय बनाना। तो पाठ किसने बताया था, पियाजे ने बताया था। इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। और स्कैप फोल्डिंग कोई भी दे सकता है जिसको नॉलेज है। आप अपने पापा को भी स्कैप फोल्डिंग दे सकते हो, अपने दादा को भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यों दे सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके दादाजी को दुनिया का सारा ज्ञान है, मोबाइल नहीं जानते हैं वो कहेंगे थोड़ा सा रामायण लगा के दो फोन में, तो आप पार कर रहे हो ना यार, स्कैप फोल्डिंग ही तो दे रहे हो ना, आप उनको हेल्प कर रहे हो।
मदद कर रहे हो रामायण लगाने में, यूट्यूब खोला आपने, रामायण लगा कर दे दिया, वो देख रहे हैं रामायण, मस्त है, तो आपने स्कैफोल्डिंग पाड़ दिया, इसी को तो पाड़ बोलते हैं, थोड़ी सी मदद कर देना। तो संकेत और इशारे ये होते हैं आपके पाड़ के निशान, ठीक है। तो ये आपके होते हैं उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। भौतिक पुरस्कार देना ये नहीं होता है, सवालों के जवाब दे देने से तो पाड़ दिया ही नहीं ना आपने, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। अगर 60 क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाए और चारों ऑप्शन ना समझाएं तो आपको कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे ही करके चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा आपसे, ठीक है। भौतिक पुरस्कार देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको भौतिक पुरस्कार दे दिया जाए, ठीक है, आप फर्स्ट आओगे आपको साइकिल मिल जाएगी, तो बाकी का बीच का प्रोसेस कहाँ गया, ठीक है। उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूल सक्रिय करना ये भी गलत है यार। कोई कोई चीज देखी आपने, उसके प्रति आपने प्रतिक्रिया करने लगे, तो इसकी चीज के जो पूरे माहौल है ना, इस चीज को सक्रिय बना दिया जाए आपके हिसाब से, कि आपको कोई चीज दिखाई जाए और आप उस चीज को कंप्लीट कर लें, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको संकेत दे दिए गए। अब संकेत कैसे दे दिए गए, आप जैसे कि मान के चलो कैसे दिए जा सकते हैं संकेत, मतलब आप आंखों को समझते हैं ना, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने एड्रेस पूछा, तो सामने वाले ने मुंह में गुटखा भरा हुआ था, तो उसने क्या किया, गुटखा भरा हुआ था तो उसने आपको हाथ दिखा दिया कि पहले सीधे जाना है फिर लेफ्ट जाना है, तो आपको संकेत से समझ में आ गया, मतलब उसने क्या दिया, पहाड़ ही तो दिया है ना, उसने संकेत के बारे में बताया है। और किसी ने आपको इशारे कर दिए, जैसे कि आप देखो पहाड़ का कैसे होता है इशारे, जैसे कि आप जब भी आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होगे, उस एज में मतलब कि मान के चलो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता है, नकल वकल मार सकते हैं, हर बच्चे मारते हैं आगे पीछे से। तो आपने 3 बेंच छोड़ करके कोई लड़का बैठा हुआ है, उससे आपने पूछा कि भाई तीसरे का दूसरा क्या होगा, तो उस लड़के ने बताया इशारे से कि तीसरे का पहला होगा, ठीक है, 3 उंगली ऐसे दिखाए और उसके बाद बोले पहला होगा। हमने भी किया है यार, 7वीं 8वीं क्लास में हर बच्चा ऑलमोस्ट कर लेता है, तीसरे का दूसरा क्या होगा, पहला क्या होगा। ऐसा तो है नहीं हमने कोई चीज पढ़ानी स्टार्ट कर दी तो हमें कुछ नहीं आता और सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इशारे इस तरीके से वो क्या कर रहा है, तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर दे दिया, मतलब कि वो इशारे में आपको बता दिया, तो पार दे दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 61 से अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। तो निष्क्रिय तरीके से किसी भी चीज को नहीं दिया जा सकता, किसी भी चीज को करने के लिए सक्रियता इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो देखिए ज्ञान का सह निर्माण ये कौन बताता है, सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जब बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की का काम क्या है, सामाजिक संस्कृति, ठीक है। सामाजिक और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जब सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। क्योंकि केवल ज्ञान का अवशोषण करने से, वाइगोत्स्की ने तो बोला ही नहीं कि केवल ज्ञान का अवशोषण कीजिए, उन्होंने तो बोला समाज के द्वारा आप सीखोगे, जितना इंटरेक्शन करोगे मतलब कि आप अंतः क्रिया करोगे, चीजों को सीखोगे, राइट आंसर 4 होगा। चलिए कोहलबर्ग के अनुसार देख लेंगे, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी सबसे जरूरी और सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, ठीक है। अब देखिए मानवाधिकार, मानव के अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो ये कौन सी कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था मैंने आपको बताया था कि भाई ये सबसे आखिरी वाली स्टेज है, हर इंसान के बस की नहीं है इस स्टेज को फॉलो करना। इसमें लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान भले दे दे लेकिन न्याय के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि वह न्याय को सबसे जरूरी मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं कि न्याय तो न्याय होना चाहिए, ठीक है। भले ही वो कानून के खिलाफ हो लेकिन न्याय तो न्याय होनी ही चाहिए। ये किसका कहना है, जैसे कि मान के चलिए कि सुसाइड करना ये एक कानूनन अपराध है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो फैल सकती है हर तरफ, बट फिर भी आप इलाज ना कराने जाते हो और आप अपने आप को खत्म कर देते हो कि हमारे खत्म होने से समाज का भला है, वो एक नैतिकता होती है जो 6वें लेवल की नैतिकता होती है, जो कि कोरोना में आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने 3 तरीके के लेवल बताए हैं, लेवल, और इन लेवल को 2-2 पार्ट में बांट दिया गया, मतलब 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला जो था ये
आज्ञा और दंड का आज्ञा और आपका क्या था, दंड का पुरस्कार था एडी। उसी में दूसरा कौन सा था, दूसरे पार्ट में यहाँ पर था अहंकार की अवस्था, ठीक है। तीसरा कौन सा था, गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। और उसके बाद था सोशल, ठीक है, सोशल व्यवस्था को लेकर के था। फिर पांचवें में देखोगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के था। और छठवें में जो था यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जिसमें कि हर एक चीज के ऊपर जो है वो क्या है, आपकी नैतिकता, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका न्याय जो है सबसे ऊपर है। और वो न्याय नैतिकता जो है 6 लेवल का नैतिकता माना जाता है, ठीक है। तो कानून के खिलाफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, न्याय जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है कैसी प्रक्रिया है। तो कक्षा प्रगतिशील है तो अकेले तो कोई प्रगतिशील कर नहीं सकता, एक सरल रेखीय प्रक्रिया है। तो देखिए एक सरल रेखीय, दुनिया में ना सरल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका ये है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप टीवी में ऐड भी देखते हो, बहुत आसान है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान कुछ भी नहीं होता दोस्त। आप इस चीज को याद रखना। हर कोई बोलता है कि सीटेट निकालना बहुत आसान है, हर कोई बोलता है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेना आसान है, कोई कोई तो ऐसा बोलता है गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है। देखिए आसान वो चीज है जो कि आप कर सकते हैं इजीली, जो डेली बेसिस पर आप करते हैं। जैसे अगर आप डेली बेसिस पर आप देखते हो कोई भी क्लास देखते हो, या फिर आप डेली बेसिस पर आप 8 घंटे कम से कम पढ़ते हो, आपकी कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जो छूट जाए। आप हर एक नौकरी निकाल सकते हो, इवन यूपीएससी तक निकाल सकते हो। लेकिन ये मेंटेन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, ठीक है। और पहले ही कितने लोग हार मान जाते हैं, और एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। और वो एक सरल प्रक्रिया नहीं है। 8 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ना एक सरल प्रक्रिया नहीं है, 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे आप पढ़ लें, ठीक है। तो आप देखो अगर प्रगतिशील कक्षा में रहना है तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज जैसे देखो, हर एक बच्चा है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को कुछ आता है तो उसने इसको बता दिया, किसी को कुछ आता है तो उसने इसको बता दिया, किसी ने इसको बता दिया, किसी ने इसको बता दिया। तो एक दूसरे के साथ मिल करके जो भी चीजें सीखी जाती हैं, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। केवल नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि केवल एक तरीके से कभी भी प्रगतिशील कक्षा नहीं बन सकता, ठीक है। परीक्षाओं पर प्रबंधात्मक है, तो परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, प्रबंधात्मक है, तो ये सारी चीजें तो नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि परीक्षा को लेकर के किसी भी तरीके से आप प्रगतिशील कक्षा को नहीं डिनोट कर सकते कि हाँ एक बच्चे जो है 90% लेकर के आ रहे हैं सेक्शन ए वाले, और सेक्शन ए वाले जो है 99% लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये प्रगतिशील है, इनके नंबर ज्यादा हैं। लेकिन सीखना जो होता है ना, स्किल जो होता है, वो आपको प्रगतिशील बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। इस चीज को याद रखेंगे। राइट आंसर जो होगा, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान सा सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को कि इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आप देखोगे फॉर्मेट है 5 3 + 3, ठीक है। इसमें 3 साल होता है प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी। इसमें क्या होता है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ठीक है। और फिर आता है क्लास 1 और 2। कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया ये, और 2 ये हो गया, 5। मतलब कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 2 5 में आ जाता है, जिसको फाउंडेशनल बोला जाता है। फिर 3 में आता है 3 4 5 क्लास तक। मतलब कि प्राइमरी के सेगमेंट में कौन सा आएगा, 5 और 3, ठीक है। उसके बाद आता है 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आता है 9 10 11 और 12, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेट, ठीक है। 5 को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब कि प्री प्राइमरी जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और क्लास 1 और 2। 3 का मतलब है 3 4 5 क्लास, 4 का मतलब 3 का मतलब है फिर अगेन 6 7 8, फिर उसके बाद 4 का मतलब है 9 10 11 12, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और निपुण भारत से भी प्रश्न बनते हैं, तो निपुण भारत का जो लक्ष्य है 2026-27 तक का है, जिसमें से क्लास 3 तक के बच्चे तक, मतलब कि ये 5वीं स्टेज तक जाते जाते बच्चे को क्या बना देना है, साक्षर बना देना है, ताकि वो अंकों का ज्ञान सीख सके, ठीक है। साक्षर बना देना है ताकि अंकों का ज्ञान वो सीख सके, लिखना पढ़ना सीख सके,
ठीक है, तो मोटा मोटी आप याद रखें जो 5+3+3+4 है उसमें से जो 5 है ना, ये निपुण भारत से रिलेट करता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बोला गया है 9 वर्ष से पहले पहले तक बच्चों को साक्षर करना है, मतलब कि क्लास 2 खत्म होते होते क्लास 3 तक जाते जाते उसको सारी चीजों में परफेक्ट बना देना है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि क्लास 3 तक भी देखा जाए। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर जो होगा वो 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न तौरों पर होता है। तो ये दो कथन और जो तर्क है ना, इसको देखेंगे। आपने देखा कि एक बच्चा जो है आपके पड़ोस में 11 महीने में चलने लगा था। ठीक है, अब आपने देखा कि एक बच्चा जो है वो 15 महीने में चल रहा है। ठीक है, फिर आपने कहा नहीं लड़कियां जल्दी चलती हैं, लड़कियां जल्दी बोलती हैं, इस तरीके की बातें लोग करते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 11 महीने और 15 महीने, ये रीजन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से वॉक करता है, अलग अलग तरीके से उसके बॉडी सिस्टम करता है, अलग अलग तरीके से उसका माइंड वर्क करता है, उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है उसके जीन्स पर, उसके वातावरण पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई बच्चा जो है जिसको गोद में बार बार न टांगा जाए तो वो 10 11 12 महीने में चल लेता है, लेकिन जिसको गोद में लेकर के खूब लाड प्यार करा जा रहा है, मिट्टी लग जाएगा, अरे कीड़े लग जाएंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को नीचे रखोगे, मिट्टी में गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, इन्फेक्शन वायरस, तो फिर बच्चा तो चलेगा ही ना लेट। तो लेट चलने के कारण यही होता है, इतने ज्यादा भी बच्चे को नहीं बचाया जाता है कि उसको नीचे ही ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई 11 महीने में कोई 15 महीने में, इंडिविजुअली हर एक चीज पर डिपेंड करता है, वातावरण और आनुवांशिकता। ठीक है, व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पर होता है, फैक्ट है, तभी तो देखोगे इसका 11 महीने में विकास हो गया और इसका 15 महीने में। रीजन व्यक्तिगत भिन्नता है, विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है क्योंकि आनुवांशिकी है, वातावरण है, दोनों डिपेंड करता है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, H/E, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। अगर आपके पास अच्छा हेरिडिटी है, बहुत तगड़े हैं, लेकिन आपको एनवायरमेंट नहीं मिलता, आपको गोदी में लेकर के घूमा जाता है, तो आप कभी नहीं चल सकते। लेकिन एनवायरमेंट अच्छा है लेकिन हेरिडिटी अच्छी नहीं है, आप चल ही नहीं सकते। पता चले कि पैर ही अच्छे नहीं है और आपका जन्म हो जाता है, कितना भी बढ़िया एनवायरमेंट दिया जाए आप चल नहीं सकते, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें वेरी करती है। दोनों कथन तो सही लग रहे हैं, आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए राइट। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त फटाफट। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। अब देखिए आनुवंशिक विकास किस पर डिपेंड करता है? डी बराबर एच और ई, मैंने आपको बताया। आनुवंशिकी हेरेडिटी, हाँ ठीक है, ये तो लग रहा है। भौतिक बनावट हेरेडिटी के साथ ही है, जैसे आपका शरीर है। मैंने भी बोला कि अगर पैर, अगर मान के चलो कि बोला जाता है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं इसको, आ, ऐसा होता है ना ग्रहण, हाँ, ऐसा ग्रहण जो होता है, जैसे सूरज ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, तो इसमें बच करके रहना चाहिए, अदरवाइज पैर टेढ़े हो सकते हैं, हाँ टेढ़ी हो सकती है। मान के चलो बच्चे का जन्म हुआ, पैर टेढ़े हो गए, तो भौतिक कारण तो है ना विकास में। अगर वो पैर अगर उसको नहीं मिल पाए उस तरीके से जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगा। तो आनुवंशिकी कारण तो होता ही है, साथ ही साथ भौतिक कारण भी होता है, शारीरिक रूप से क्षमता कितनी है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी एनवायरमेंट, जो कि सामाजिक संस्कृति, जिस तरीके का एनवायरमेंट, मतलब ऐसा नहीं है पर्यावरण में पेड़ पौधे जल जीव जंतु और पानी होना चाहिए। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है आसपास में आपकी वो चीजें जो आपको मदद करती हैं, जो आपके आसपास रहती हैं, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है, पर्यावरण। ठीक है, अब उसके बीच में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका मोबाइल फोन, आपकी टीवी, आपका कुछ भी हो, वो सब कुछ पर्यावरण में आता है। और सामाजिक संस्कृति में भी तो यही चीज है, आप जहां भी जाओ वहां पर समाज है, और वो समाज की जो संस्कृति है, मतलब कि हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है, ये सब चीजें भी विकास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा होता है किसी समाज में मांस खाया जाता है, किसी समाज में मांस नहीं खाया जाता, तो वो उस तरीके का डेवलपमेंट कहाँ से देखने को मिलता है? समाज से देखने को मिलता है, उनकी संस्कृति से देखने को मिलता है, और उसी तरीके से बच्चा जो है विकास होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, वो आगे चल के बोलेगा मांस खाना अच्छी बात है, वो इस चीज को डिफेंड करेगा कि अगर मांस नहीं खाओगे तो पूरी दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। और एक बोलेगा कि भाई मांस खाने से तुम अब क्या बता सकते हैं, मांस खाने से तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो जाते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मांस ही खाया जाए, पेड़ पौधे भी खा सकते हो, इतने सारे पेड़ पौधे हैं उनको खाओ। तो इस तरीके के डिबेट तो चलते रहते हैं, और ये डिबेट तो चलना ही है, क्योंकि इंसान डिबेट करता ही है, क्योंकि उसके अंदर तर्क की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, वो इंसान है
बस ये होना चाहिए कि किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और हर व्यक्ति जो है ना अपने खाने पीने को लेकर के स्वतंत्र है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कंपनियां बना रही हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें और जो कंपनियां बेच रही हैं उन पर अगर लगाम नहीं और आपस में आप तर्क करोगे कि ये खाना अच्छा है ये खाना, तो ये सब सरासर बेवकूफी है। तो इन तीनों चीजों को आप देखोगे, हेरिडिटी भी है, एनवायरमेंट भी है और सामाजिक संस्कृति कारक भी है। राइट आंसर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आपको भी पता था, मुझे पता है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए अब देखिए किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञान विकास को समर्थन देता है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है दोस्त, यहाँ पर देखोगे प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। अब देखिए शैशवावस्था इन्फेंसी एज है। ठीक है, इसमें क्या कौन सी, इसमें क्या 0 से लेकर के 2 वर्ष, 0 से लेकर के 5। ठीक है, ये वाली जो अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से लेकर के 5 या 6 वर्ष। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर के 9 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18। प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, ये देखो बढ़ता है। और बढ़ता कैसे है? अब देखिए, एक होता है प्रतीकात्मक खेल होना और एक होता है बढ़ना। ठीक है, आपके पास ज्ञान है लेकिन पूरा ज्ञान तो नहीं है, आपका ज्ञान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, आपका ज्ञान जो है प्लस हो रहा है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनरी ये बोल सकते हो, इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन वाले जो खेल है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ये कौन सी एज है? यहाँ पर स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चा 9 से 10 साल तक तो बहुत परिपक्व हो जाता है, 9 से 12 तक। ठीक है, और किशोरावस्था तो भाई है ही सबसे राजा आदमी। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों में ना ये चीज नहीं देखने को मिलती है, काल्पनिक चीजों के बारे में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है ना 2 से 6 साल तक के बच्चे कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कल्पना करने वाली जो बात होती है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक, और यहाँ से इनका विकास का जो दिमाग का जो विकास होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है जो सबसे क्रूशियल एज होता है ना वो तीसरा साल होता है, जिसमें बच्चे जो है ना बहुत तेजी से चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 3 से लेकर के 5 साल सबसे क्रूशियल है। 2 साल तक बचाना है बच्चे को कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। बस ये है कि थोड़ा बहुत बोलना सीख जाए बच्चा, चलना फिरना सीख जाए, ये चीज है। लेकिन 2 साल के बाद जब तीसरा साल आता है ना तो सबसे क्रूशियल एज होता है, जहां पर बच्चा बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सीखना स्टार्ट करता है, बुरी चीजें सीखना स्टार्ट करता है, देख करके नोटिस करता है। वो यही वाली एज होती है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर होगा। आपने देख भी लिया था आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? अब प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक में आपने पता ही है प्राथमिक और द्वितीयक दो होता है, प्राइमरी फर्स्ट एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? परिवार होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? मीडिया। और मीडिया में क्या होता है? या तो एक वीडियो मीडिया होता है और एक ब्लॉग मीडिया होता है। ठीक है, तो ये देखिए किताबें और ये तो मीडिया है, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। मीडिया संस्थान ये भी सेकेंडरी। धर्म सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है? परिवार। पहले परिवार है उसके बाद धर्म है। ठीक है, धर्म से परिवार नहीं है, परिवार से धर्म है। इस चीज को समझने वाली बात है और इसीलिए परिवार जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए और प्रश्न है अच्छा सा कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या लिखा है? विफल रहती है, मतलब कि बता नहीं पाती। अब हुआ क्या कि ऐसा एक गिलास है, ठीक है, और इन गिलास में क्या है? पानी है। ठीक है, इन गिलास में क्या है? पानी है। दोनों सेम गिलास है, इतना इतना पानी भरा हुआ है। अब इस गिलास को ना इसमें भर दिया गया तो पानी ऐसे हो गया, नीचे हो गया। अब ए है और बी है। अब पूछा गया बी का पानी इसमें उड़ेल दिया गया। अब पूछा गया कि ए और बी में से किस में ज्यादा पानी है? तो लड़की ने बोला इसमें ज्यादा पानी है। क्यों वो विफल हो गई? ऐसा इसलिए विफल हो गई क्योंकि वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है कहने का मतलब है कि वो इस चीज में लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात हो रही है। मतलब कि वो एज जो है ना वो पूर्व संक्रियात्मक वाली अवस्था है, 2 से लेकर के 7 वर्ष वाली अवस्था है। अब उस 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था में वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। वैसे सही मायने में देखा जाए तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण की बात। लेकिन ऑप्शन में सीटेड ने आपका प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है ये दिया था, क्योंकि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, ये तो गलत हो गया। ठीक है,
इसमें व्यवहार नहीं कर सकती है तो गलत हो गया, क्योंकि इस एज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ऐसे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं, बताने की ये कोशिश की जा रही है कि वो बच्चा 2 से 7 वर्ष का है और 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और उस अवस्था में क्या क्या हो सकता है, तो वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखोगे प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, नहीं वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना, वो प्रतीकों का मतलब कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काल्पनिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नकल नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं दोस्त, ये तो 2 से 7 वाले नकल तो कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हो गई, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख सकती है, यही वाला आंसर है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष में ना बच्चे जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा ना, लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा, संरक्षण की कमी। लेकिन अब क्वेश्चन का जो आंसर है ना, संरक्षण की कमी तो दिया ही नहीं है, तो अब क्या करोगे, कुछ छोड़ के थोड़ी आओगे, क्वेश्चन का आंसर तो मारोगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। अब जो क्वेश्चन के आंसर है मैं बता देता हूँ, प्रतिवर्ती सोच होता क्या है। रिवर्सिबिलिटी, देखो यहाँ पर रिवर्स क्या होता है यार, किसी चीज का उल्टा ही तो होता है ना। अब यहाँ पर देखोगे ए से जेड तक आप बता देते हो, लेकिन जेड से ए नहीं बता पाते। मतलब कि घर से मंदिर गए और मंदिर से जब घर आना था तो आप रास्ता ही भूल गए। कौन से वाले बच्चे हैं ये, 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है। सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की यहाँ तो सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाएंगे एक क्लू। तो लेव वाइगोत्स्की इनाम के बारे में कभी बात नहीं करते, सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बात करते हैं, स्कीमा के बारे में पियाजे बात करते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद के बारे में बात करते हैं पियाजे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक द्वंद कंफ्लिक्ट वही है, संज्ञानात्मक मतलब कि हर एक स्टेज में अपने आप में द्वंद होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और इस चीज को लेकर के बार बार पियाजे को घेरा भी जाता है। तो इन क्वेश्चंस के जो कुछ आंसर है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब आप करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मत कीजिए, कंटेंट अपडेटेड है, देखिए मजा आएगा। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हमें तो ऐसे भी मोटिवेशन मिलता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन ये फिनिश हुआ। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वाइगोत्स्की जो संज्ञानात्मकता के बारे में अगर बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पियाजे ही बात करते हैं, वाइगोत्स्की भी बात करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से कुछ चीजें अलग हैं। जैसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं और पियाजे क्या कहते हैं, इसको समझिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा होता है, फिर जाकर के संज्ञान होता है, मतलब कि ज्ञान बढ़ता है आपका। और पियाजे क्या कहते हैं, पहले संज्ञान होता है फिर भाषा होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से भाषा जो है वो संज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। मैचुरेशन, परिपक्वता के बारे में कौन बात करते हैं, पियाजे, कि पहले जो है परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर, फिर जाकर के वो भाषा सीखता है। ठीक है, तो पहले परिपक्वता आएगी फिर भाषा सीखेगा, पियाजे कहते हैं। ठीक है, परिपक्वता मतलब ज्ञान बढ़ेगा। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा होगा फिर ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर हिंदी आपको आती है तभी तो आप सीख पाओगे ना हिंदी से। तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं वाइगोत्स्की, पहले भाषा जानो। लेकिन पियाजे भी गलत नहीं है, पियाजे ने कहा कि भाषा तो तभी सीख रहे हो ना जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, तभी तो तुम समझ पाए कि भाषा क्या होता है। ज्ञान ही नहीं होता जब तुम्हारा दिमाग परिपक्व ही नहीं होता, तो तुम ज्ञान भाषा कैसे सीख पाते। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, कुचलते रहते हैं एक दूसरे को कि मैं सही तो मैं गलत। बट परीक्षा के दृष्टिकोण से देखो तो पहले भाषा अगर आ गई तो वाइगोत्स्की, पहले ज्ञान आ गया तो पियाजे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। पीजी, पीजी जानते हो ना, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो पीजी में क्या होता है कि पहले भाषा आता है पहले पियाजे आते हैं फिर ज्ञान आता है, जी से ज्ञान याद कर लेना, पीजी। ठीक है, तो पियाजे जहां पर आएंगे पहले जी आएगा मतलब ज्ञान आएगा फिर भाषा आएगा। चलिए, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। अब समूहों में चर्चा के बारे में तो हमने देखो 300 क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं, और सोच के देखो 300 क्वेश्चंस कम नहीं होते, और इन क्वेश्चंस में इतने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपोर्टेड है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नहीं, उनसे मेल खाते हुए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो समूहों में चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध। अब समूहों में चर्चा कौन करेगा, प्रगतिशील कक्षा वाले बच्चे करेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा, ये तो सबसे घटिया कक्षा है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित हैं।
टेक्स्ट बुक ने जो कहा वही होना है, नंबर आने चाहिए आपके, जो लिखा है उसी को सत्य मानो, एज इट इज पेपर में जाकर के छापना है, अपना ज्ञान कुछ भी नहीं लगाना। व्यवहारवादी कक्षा का ये भी नहीं होता भाई, आपके व्यवहार पर सारी चीजें डिपेंड करती है, ये भी नहीं। और शिक्षक वाला तो सबसे बेकार है, शिक्षक जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा नहीं होता। तो समूहों में चर्चा कैसे करोगे यार? समूहों में जैसे कि अब जब चर्चा करते हो तो आपको मैंने कितनी बार बताया कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 बच्चे हैं, इसके पास एक ज्ञान है जो इसके माँ बाप ने सिखाया है, इसके पास एक ज्ञान है, इसके पास एक ज्ञान है, इसके पास एक ज्ञान है। अगर ये घर में ही रहता तो सबके पास एक ज्ञान ही होता। लेकिन अब ये क्या होता है ना कि एक मित्रता के साथ आप देखोगे, एक क्लास में जाते हैं और क्लास में देखते हैं कि इसकी मदद ये करता है, इसकी मदद ये करता है, तो इसका वाला ज्ञान तो इसने ले लिया, इसका वाला ज्ञान इसने ले लिया, तो इसके पास तो एक ज्ञान था, लेकिन अगर सबसे एक एक ज्ञान लेगा तो 5 ज्ञान और बढ़ गए, इसके पास कितने ज्ञान हो गया? 6 ज्ञान हो गया। इसके पास था एक ही, लेकिन इसने दिया एक ही है, लेकिन सबने एक एक सबको दिया है, तो कुल मिला जुला करके इसी को बोलते हैं समूह में काम करने से बहुत ज्यादा हेल्प होती है एक दूसरों को, और ये सकारात्मक चीज होती है। अगर आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं, मुझे पता है मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते, लेकिन इससे डिमोटिवेट नहीं होता, मैं तो अपना ज्ञान बांट रहा हूं ना आपके साथ। मुझे जो चीज आती है मैं वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पैसा ही हर चीज होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैं वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए। अगर आप किसी को ज्ञान बांटते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको भी अर्जित होगा। कोई भी चीज दुनिया में बेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, व्यूज नहीं आ रहा, लेकिन मेरा जो परिपक्वता है वो बढ़ती जाएगी, मेरा जो जो आप देखोगे ना पढ़ाने की शैली है वो बढ़ती जाएगी। तो हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको जो भी आए आप दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, छुपाएं कुछ भी नहीं। राइट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में आप देखोगे कि बच्चे जो है समूह में चर्चा करते हैं, और शिक्षक छात्र संबंध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना बनाए तो छात्र तो कैसा हो जाएगा? शिक्षक जो है छात्र से अच्छे से बात नहीं करता तो वो कक्षा जो होगी वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। शिक्षक बोलेगा कि कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई बैठे रहो चुपचाप, यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर तो हो गया पढ़ाई। ठीक है, इसलिए सकारात्मक दोनों का मिलान होना चाहिए। शिक्षक को बात समझ में आनी चाहिए छात्र की, छात्र को भी शिक्षक की बात समझ में आनी चाहिए, एक मेलजोल होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में जैसे कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम जो वीडियोस बना रहे हैं, वो आपको ध्यान में रख के बनाते हैं, तो आप स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्वयं को सीखने में भूमिका नहीं निभाते। बाल केंद्रित कक्षा में जब बच्चा केंद्र में है तो वो स्वयं को सीखने में ज्यादा एक्टिव रखता है। ठीक है, वो सीखना चाहता है, उसके लिए तो हर चीज होती है। जैसे कि एक परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, और जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो सभी जो है उससे प्यार करते हैं। ठीक है, सभी जो है उससे प्यार करते हैं, और उसी के बारे में, बेटा क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, ये लो, टॉफी चाहिए, कुरकुरा चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर एक चीज। तो बच्चा भाई एक्टिवेट तो रहेगा ना, उसको तो इंटरेस्ट होगा ही हर चीज में, तो बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा भूमिका रखता है, यहाँ पर नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है भाई। इसमें ज्ञान के सक्रिय, अगर सक्रिय है तो निर्माण होगा ज्ञान का। अगर यहाँ पर सक्रिय है, बोलेगा चॉकलेट चाहिए तो मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर देखोगे कि कुरकुरे चाहिए, पैसे चाहिए, क्या क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाइक पे बैठ के घूमना चाहते हो वो भी घुमाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सक्रिय होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कोरी पट्टी मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं। बच्चे को सब कुछ आता है, आपसे भी ज्यादा आता है, क्योंकि वो कल्पनाओं में भी रहते हैं, आप इस चीज को समझते हैं। ठीक है, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण करते हैं, निष्क्रिय रूप से कुछ भी नहीं करते हैं। अगर निष्क्रिय रूप से तो कुछ किया ही नहीं जाता ना, आप घर पे बैठे हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। निष्क्रिय रूप से क्या होता है? निष्क्रिय रूप से कुछ हो सकता है? आप कुछ नहीं करते हो तो वो बोलेंगे ना कुछ नहीं करता है, मतलब कुछ नहीं करता है, मतलब क्या हुआ? वो तो करता ही कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, निष्क्रिय रूप से कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो वैसे ही सरासर गलत है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो मुझे गलत लगता है। नहीं नहीं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए दोबारा से एक बार कर देते हैं इसको। फर्स्ट गलत है, थर्ड फोर्थ सही का है, तो आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप चाहें तो atstudy.com पर जाकर के सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्व विवेक की बात की जा रही है,
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत और अपने विवेक से, और अपने विवेक से कौन सोचता है? अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो है वो अपने विवेक से तो सोचता नहीं है। सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, जो कि आप समाज के अंदर ऐसी बुराई देखते हो कि हाँ ये समाज में अच्छा नहीं है, तो आप उसको चेंज कर देते हो, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करते हो? समाज के अकॉर्डिंग ही तो करते हो ना, अपने विवेक से तो करते नहीं हो। लेकिन राइट आंसर बच्चे जो है सेकंड मार्क आ जाते हैं कि नहीं नहीं, अपने हिसाब से ना उसने समाज के नियमों को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्त, अपने हिसाब से नहीं करते हो, समाज के अंदर ही करते हो। जैसे कि मान के चलो कि समाज के अंदर है, जैसे कि अब क्या एग्जांपल दूं यार आप लोगों को, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि आपको लगा कि कैसे मान लीजिए कि ठीक है, किसी ने बोला कि चाइना का आइटम बहिष्कार कर दो, चाइना के आइटम को नहीं यूज करना चाहिए। रीजन, क्योंकि चाइना का आइटम ऐसा है कि चाइना हम लोगों को बेचता है और उसके बाद हमारे लिए ही पाकिस्तान को फंडिंग कर देता है। तो इस तरीके का आपने आपको एक तरीके से दिखा। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि नहीं इस नियम को चेंज करना है, अब चाइना से माल नहीं आएगा, अब हम इंडिया में ही माल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं चाइना से बात ही नहीं करोगे, चाइना तो बहुत पावरफुल है। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, आप चीजों को चेंज करेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन में रह करके करेंगे। आप उसका सामान यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके साथ संबंध बना के रखेंगे, ताकि हमारा संबंध जो है खराब ना हो जाए, और आने वाले समय में वो हमसे ज्यादा ही कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तीखा व्यवहार करने लगे। तो आप जानते हो कि जब आप देखोगे इंटरनेशनल अफेयर की बात की जाए, तो वहां पर सबको जवाब देना पड़ता है दोस्त। बिजनेस को लेकर के चाहे हर चीज को लेकर के वहां पर जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप अपने नियमों को चेंज कर सकते हो, लेकिन समाज से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब कि जैसे को तैसा, मतलब कि ये नहीं मतलब है जैसे को तैसा, मतलब ये है कि जैसा नियम और कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बच्चा फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है, उसको फॉलो करेगा। तो स्व विवेक की तो बात ही नहीं हुई। यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने दिमाग से अपनी एक नैतिकता विकसित करते हो, और उसी के द्वारा आप चीजों को लेकर के चलते हो। जैसे एक नैतिकता होती है, आपने छोड़ दिया समाज को और चले गए पहाड़ में अपना ध्यान करने के लिए, वो आपकी नैतिकता आपके खुद के द्वारा चुने गए हैं चीजें हैं। आप खुद जाकर के अपने ध्यान को कर रहे हो, सारी चीजों को कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? वो आपकी बुद्धि थी, आपको ऐसा लगा कि यही मेरे लिए सत्य है, यही सब कुछ है, तो आपने वो सारी चीजें की। तो ये जो होता है वो आंसर नंबर 4 के साथ जाएगा, कि कुछ ऐसी कार्यवाही जो स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर काम करते हैं, खुद के विवेक से बने होते हैं, वो यूनिवर्सल कहले जाते हैं। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाए, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनकी बुद्धि कौन सी होती है? तो देखो, दूसरे की मनसाओं को, भावनाओं को समझने की जो बात की जाती है, व्यवहार को, मनसा को, भावना को समझने की बात करी जाए, वो होता है अंतर। अब देखो यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर लगा हुआ है। लेकिन उसको छोड़ो ना, यहाँ पर देखो इंटर, ठीक है, एक है इंट्रा, तो इंटर नेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल आपने सुना है, इंटर मतलब, नेशनल मतलब क्या होता है? एक से दूसरे देश। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटर मतलब क्या होता है? एक से दूसरा। ठीक है, अब कई बार बस को भी देखा होगा इंटर कनेक्टेड, जैसे इंटर स्टेट बस। ठीक है, मतलब एक से दूसरे राज्य में भी जाने वाली बसें हैं। ठीक है, और तो सिंपल सी बात है, इंटर मतलब एक से दूसरा, तो दूसरे के मतलब कि मनसाओं को दिल में झांकने वाली बात है, भावनाओं को, व्यवहारों को समझने वाली बात जो होती है, वो होती है आंसर नंबर 2। ठीक है, अंत मतलब खुद के अंदर झांको। स्पेशियल मतलब स्थानिक, जैसे कि थोड़ा सा जगह है उसमें कितना अच्छा घर बना सकते हैं। प्रकृति मतलब प्रकृति। अब एक 4 और बच गए, 4 है ना। अब देखो, प्रकृति का स्थान, तो यहाँ पर एक होता है प्राकृतिक, तो प्रकृति का स्थान तो हो ही गया यार, चलो इसका तो हो ही गया। अब 2 और बच गया, एक होता है शाब्दिक, ठीक है, एक होता है गणितीय। ठीक है, जैसे 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया, और 7वां 8वां तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, नाचना गाना, मतलब कि नाचना मतलब गतिज, तो गाना मतलब संगीतमय। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए, लड़कों के उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक्स दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दे दिए जाते हैं कि लो रंगोली बनाओ बेटा तुम। ठीक है, तो ये क्यों बोला जाता है? तो कंसिस्टेंसी तो है नहीं। देखो यार, सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी वो कही जाती है जिस चीज को बराबर लेकर के चला जाता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और लगातार लेकर के चला जाता है, इक्वेलिटी तो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, इस चीज के लिए तो बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। जेंडर पक्षपात ये चीज होती है, और जेंडर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, इस चीज पर लेकर के बातचीत चलती है कि हाँ इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, और लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों परिपक्व हैं, दोनों मेच्योर हैं, दोनों कैपेबल हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने शायद इस चीज के बारे में जिक्र किया था, पूरे वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता हो। ठीक है, कि रूढ़िवादिता क्या होता है?
मैंने बोला था कि आपको दो ऑप्शन अगर मिल जाता है, पक्षपात और रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता मारना है। अगर रूढ़िवादिता नहीं होता है तो आपका पक्षपात जो है सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में पक्षपात का जो मतलब होता है, ये होता है कि जैसे कि पापा के बड़े बेटे आप हैं, तो आपको क्या करेगा, आपके पिताजी क्या करेंगे कि आपको ज्यादा मानते हैं और आपके छोटे वाले भाई को ज्यादा नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लड़के हैं तो आपके पापा आपको ज्यादा मानते हैं, और ये लड़की है तो इसको इसके पापा ज्यादा नहीं मानते, 18 के बाद इसकी शादी करके हटा दें। ठीक है, ये मानते हैं। और किसी भी चीज में बच्चे को कहते हैं कि मेरा बेटा, लड़की को कहते हैं ये तो दूसरे के घर की दौलत है। तो कुल मिला जुला करके एक पक्षपात हुआ कि लड़के को ज्यादा मानना, लड़की को नहीं मानना। लेकिन एक रूढ़िवादिता होती है जो पूर्वजों के द्वारा ही करते आते हैं। ठीक है, पूर्वज ने, दादा ने भी यही किया, पापा ने भी यही किया, आप भी यही कर रहे हो, तो ये इसको रूढ़िवादिता। तो अगर रूढ़िवादिता दिखे तो ये परफेक्ट आंसर है, अगर ये नहीं है तो पक्षपात पर टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्षपात ही तो कर रहे हैं कि आप गुड़िया इसको दे दिए उसको दे दिए। चीजों को समझिए, दोनों एक साथ आए तो रूढ़िवादिता, नहीं आए तो जेंडर पक्षपात राइट आंसर होगा। आंसर नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? अब देखिए, निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख, जैसे कि आप, कोई ये लाइन है, ठीक है, इस पर आपको पूरा लिखना है। तो आपका जो हाथ है ना, जैसे कि राम आम, ठीक है, अब आपका आंख जो है ना देख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे देखें तो आपकी ये लाइंस है ना, जैसे खाता, मैंने इधर उधर देखा तो मैंने लाइन खींचा, ठीक है, खाता है, और मैंने इधर उधर देखा और, ठीक है, देखो और के बीच में गैप लग गया ना। रीजन क्या है, ये चीजें इसलिए हो जाती है ना क्योंकि हम समन्वय नहीं बैठा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। अब मुझे ऐसा क्या है कि मैं इस चीज को ना मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ऐसा क्या है कि मैं इन चीज में, इसके बीच में कुछ भी लिखता हूं तो आंख कहीं और है, हाथ कहीं और है, उन दोनों का बैलेंस नहीं बन पाता है। उसको साफ साफ देखो, गति समन्वय यार, गति का समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर फोर जो हो होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आंसर नंबर फोर जो है राइट आंसर है। डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है इस चीज को, हाथ और आंखों के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते, गति गति समन्वय वैफल्य जी, डिस्प्रेक्सिया याद रखें। डिस्फेजिया जो है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, पठन जिसको बोला जाता है, और डिस्कैलकुलिया गणना से संबंधित है। एक डिस्ग्राफिया होता है जो लिखने से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया, ये सब तो बच्चे वाला है, जब आप लोग बीएड बीटीसी करते हो तभी समझ जाते हो, और इसको लेकर के बच्चे ऐसा लगने लगता है, मोटिवेशन आता है यार हम भी कुछ जानते हैं, और इन्हीं चीजों को लेकर के बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है। इन सब चीजों को जानने के बाद बच्चों को लगता है कि हम अब बाल विकास सीख सकते हैं। और यही मोटिवेशन तो चाहिए कि हम सीटेट निकाल सकते हैं, यही मोटिवेशन चाहिए कि हम नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सीटेट के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है, नौकरी लेने के लिए पढ़ना, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको जीवन में फायदा करेगा, बेशक फायदा करेगा, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं कसक रह जाएगी कि यार हम नौकरी नहीं ले पाए, उस चीज को लेकर के आप पछताओगे। इसलिए पढ़ोगे तो कभी भी पछताओगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, नहीं पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे चलो हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर वो कहोगे पेपर लीक हो जाता था, बेरोजगारी है, उसको आरक्षण मिल जाता है, ऐसा हो जाता, वैसा, यही सारी चीजें हैं भाई, ऐसे ही लोग कहते हैं। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं? देखो नहीं होता यार, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं विकासात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है? यह जो है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक, ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग होता है, हर संस्कृति में अलग है। ठीक है, कोई जैसे कि साउथ इंडिया से है उसका कल्चर अलग है, कोई नॉर्थ इंडिया से उसका कल्चर अलग है, तो उनका डिफरेंस होता है ना यार, उनके जो ग्रोथ है ना, उनके विकास में डिफरेंस है, उनका परिवर्तन अलग तरीके से होता है। जैसे कि मान के चलो कि हैदराबाद में जो बच्चा रहता है वो क्या सीखता है, कर्नाटक में रहता है, बेंगलोर में रहता है, वो क्या सीखता है, कंप्यूटर सीखता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में रहता है वो जी के जी सीखता है क्योंकि उसको आईएएस बनना है। गुजरात के साइड में अगर वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में क्या सीखता है, वो भाई बिजनेस सीखता है। तो हर तरीके से बच्चे का विकास जो है अलग अलग है ना। तो सिंपल सी बात है, ये तो होने से रहा है, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। मध्य वाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त, फिर रुक जाते हैं, ये तो गलत बात है। बहुत तेज गति से कभी नहीं होता मध्य वाल्यावस्था में। तेज गति से जो हमारा होता है ना विकास, वो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। बहुत तेज गति से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलता है। बच्चा 3 किलो का होता है जन्म के साथ, और 2 साल के बाद देखोगे कि 13-14 किलो का हो गया।
ठीक है, अब सोच के देखो कितना डिफरेंस है, लगभग 5 गुना। ठीक है, 14-15 किलो मतलब लगभग 2 साल में 5 गुना उसका वजन बढ़ जाता है, हाइट लगभग डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज समझना कि 0 से लेकर 5 मतलब सहसवावस्था में हाइट बढ़ता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में रुक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है और उसके बाद फिर किशोरावस्था में चीजें बढ़ती हैं, तो वो हार्मोनल चीजें होती हैं जिसकी वजह से हाइट भी बढ़ सकती है, दाढ़ी मूंछ भी आ सकता है, हाइट नहीं भी बढ़ सकती, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। जो विकास होता है वो एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, और इस तरीके से विकास चलता है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, आपको कभी कभी लगेगा ना कि पढ़ाई बहुत आसान है। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा पढ़ाई बहुत आसान है, कभी कभी 8 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन कभी कभी कहोगे यार मूड नहीं कर रहा, कभी कभी लगेगा यार पता नहीं नौकरी हो पाएगा कि नहीं, फिर कभी कभी मोटिवेशन हाई होगा। इस तरीके से विकास चलता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ही विकास चलता है। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हम भाई हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ना डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो विकास इस तरीके से ही चलता है, कभी लगेगा कि मुझे टॉपिक आ गया, फिर लगेगा यार इस टॉपिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और ऐसे ही चलता है। कोई भी परफेक्ट इसीलिए नहीं है, यही बोला जाता है, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस चीज को समझिए, कोई भी, हम भी नहीं है यार, कोई बोलता है ना कि है, वो बोलता होगा, हम तो वैसे भी नहीं मानते अपने आप को कि हम परफेक्ट हैं। तो कोई भी इंसान अगर बोले कि हम परफेक्ट हैं, हम आपके लिए सिलेक्शन दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं कर सकता। खुद आपको करना है वो चीज। ठीक है, आप अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई भी, आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कुछ नहीं कर, वो आपको पैसा ही दे सकते हैं ना यार, वो आपको कहीं लगवा देंगे, सिफारिश कर देंगे कि बच्चे का लगवा दो। इससे ज्यादा करना तो आपको है ना दोस्त। तो इस चीज को याद रखो, विकास जो होता है ना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, और वो एक तरीके से नहीं चलता है, कई तरीके से चलता है, कई तरीके से सोचना पड़ता है, कई तरीके के आयाम है, उसके डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब विकास जो है वंशानुगत कारकों पर डिपेंड तो करता ही करता है, लेकिन पर्यावरणीय कारकों पर भी डिपेंड करता है। पर्यावरणीय कारक मतलब क्या होते हैं, इसको याद रखना, मजबूरी। ठीक है, इसको याद रखना, मजबूरी इसको बोला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बेकार हो ना किसी कंडीशन में, तो वो मजबूरी की वजह से हैं आप। ठीक है, और वो पर्यावरण कारक ही उस चीज के बारे में बताता है। अगर आपको मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गरीब है तो गरीब है, मजबूरी तो नहीं थी। उसको पापा ने उसके बोला कि तू बेटा पढ़ 10 घंटे 12 घंटे। अगर 10 घंटे 12 घंटे गरीब लड़का पढ़ता है तो वो अमीर बन सकता है, वो नौकरी कर सकता है, पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर उसके पापा नहीं है, वो गरीब है, और वो घर के लिए 10 से 12 घंटे नौकरी करता है, और उसके बाद 10-20 हजार जो भी कमाता है उससे अपने परिवार का पेट पालता है, तो वो तो पढ़ ही नहीं सकता, तो मजबूर है ना, तो वो कहां से कर पाएगा यार। तो गरीबी से बड़ी चीज होती है मजबूरी, और पर्यावरणीय कारक जो है ये प्रभाव डालते हैं। जैसा आपका पर्यावरण होगा उस तरीके से आप ग्रोथ करते हैं। तो मेन रोल अदा जो करता है वो पर्यावरण करता है। वंशानुगत तो करता है, आपको जीवन में लाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वंशानुगत का है, लेकिन उसके बाद जो सारा खेल है वो पर्यावरण का होता है। तो विकासात्मक परिवर्तन में दोनों का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर, आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थूल गत्यात्मक चलन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो स्थूल कौन सा होता है, स्थूल मतलब जो बड़े अंगों से किया जाता है, जैसे भागना, पैर से निचोड़ना, उंगलियों से निचोड़, कपड़े का निचोड़ना कैसा है, उंगलियों से ही तो करोगे, हाथ पकड़ना भी उंगलियों से मतलब हथेली से, आरी तिरछी जो है रेखाएं बनाना और ताली बजाना, तो ये भी तो हाथ से करोगे। तो कुल मिला जो है कि देखो, ये आपका हथेली है। ठीक है, ये आपका हथेली है, तो हथेली से कोई काम करते हो और कोई काम पैर से करते हो, तो सिंपल सी बात है, भागना जो है वो आपका स्थूल है, और चित्र बनाना जो है वो सिंपल है, चलना जो है पैर से करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चित्र बनाने का काम हाथ से करते हैं, मतलब कि सूक्ष्म है, और भागना स्थूल है। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, डैश से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी, एक बच्ची जिसने आधी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया, एक बच्ची जो अमूर्त। तो देखो, मध्य बाल्यावस्था मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 2 से 6, एक होती है मध्य बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 6 से 9, होता है उत्तर बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 9 से लेकर के 12। इसको संचय काल कहते हैं, इसको परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, 6 से 9 में इंफॉर्मेशन को खूब गैदर किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर 9 से 12 में मेच्योर बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद तूफान की अवस्था, किशोरावस्था आने वाली होती है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तिरपाल तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर तूफान आएगा तो सब कुछ उड़ जाना है। तो इसलिए 9 से 12 में परिपाक काल बच्चा जो है मेच्योर होता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है परिपक्व बनने की तरफ।
तो देखो सिंपल सी बात है, तो 6 से 9 वाला बच्चे के पास तो अमूर्त बुद्धि हो ही नहीं सकती ना। सकारात्मक सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, मतलब कि किसी ऐसी बच्ची है जो कि 2-3 लोग साथ में खेलते हैं तो उसमें शामिल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकती? 6 से 9 के बच्चे तो यही चीज पसंद ही करते हैं ना। बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है, ऐसा कहाँ हो सकता है यार? संरक्षण कर पाती, संरक्षण कहाँ कर पाएगी वो? ठीक है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर पाती है, नहीं। 6 से 9 वाले बच्चे तर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो कब हो जाएंगे तार्किक रूप से स्ट्रांग होते हैं? वो 11 साल के बाद से। पियाजे ने क्या किया, 11 से 15 तार्किक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे। तो राइट आंसर जो होगा, आंसर नंबर हमारे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट ही है दोस्त, मेरे हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी, सीटेट के हिसाब से भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ATOStudy.com पर जाएं। और दूसरी चीज है, 300 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी सब्जेक्ट की मैं करवाने वाला हूं। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अभिकथन है, 81 क्वेश्चन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्त। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो है परिवार में ही अपने व्यवहार के तरीकों के सीखता है और मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। मूल्य क्यों है, क्यों जरूरी है, क्या आपका जन्म किस लिए हुआ है? मजदूरी करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पुलिस बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए, किस लिए आपका जीवन हुआ है? ये सारी चीजें परिवार से ही मिल जाती है आपको, सारे तरीके पता चल जाते हैं आपको। तो ये तो फैक्ट है। आंसर फर्स्ट तो यहाँ पर अभिकथन तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, परिवार बच्चों और समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। तो ये गलत है, ये प्राथमिक है। ठीक है, तो परिवार क्या है? प्राथमिक है। द्वितीय कौन है? जहां पर दूसरी एडवांस चीजें सीखी जाती हैं, जैसे कि स्किल आपके डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके स्कूल, विद्यालय और उसके शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो वो द्वितीय कारक होता है। मोबाइल भी आपका द्वितीय कारक है। प्राथमिक कारक क्या है? आपके माँ बाप। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला सही है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये वाला आंसर जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर जाकर के आप फ्री में कंटेंट है, पीडीएफ है, वहां पर अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। 82 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? एक मिलान कीजिए। अब ये मिलान क्या कहता है देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चा जो है, इन्फेंसी एज की बात की जा रही है। इस एज का जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या है? 0 से लेकर के 5 साल तक। ठीक है, इसमें बच्चा जो है तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम है। क्या आपको लगता है कि बच्चा तर्क करने लगेगा? ये नहीं पूछ सक ये तर्क करना नहीं होता है कि पापा मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो। इसको जिद कहते हैं, तर्क नहीं कहते। ठीक है, और अनुमान लगाने वाली जो बात है ना, ये तर्क करने वाली बात है, ये शैशवावस्था में पॉसिबल नहीं है। तो शैशवावस्था के साथ ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच दिया जा रहा है आंसर में, ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक और तार्किक सोच। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के हिसाब से है, वो कौन सी है? 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था, जिसको हम लोग कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, प्री ऑपरेशनल कहते हैं इसको। ठीक है, और इसमें बच्चा जो है तार्किक चीजों को नहीं करता है। ठीक है, इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, मतलब कि ऑपरेशन से पहले की अवस्था। ऑपरेशन करोगे तो उसमें तर्क लगेगा। ठीक है, और ऑपरेशन कैसे करते हैं? जो चीज दिखती है उसी का तो ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, इसको पथरी का ऑपरेशन करना है, तो पथरी जब दिखेगी तभी तो ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो पथरी जो है वो ऑपरेशन का एज आएगा, तो उससे पहले का जो अवस्था होती है, ऑपरेशन से पहले की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। ठीक है, और उसमें जो है बच्चा तार्किक सोच नहीं देख सकता। ठीक है, ऑपरेशनल मतलब कि आप कंक्रीट बोलेंगे, जिसमें दिखता है वही करता है, तो ऑपरेशन जब दिखेगा पथरी तभी तो किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक जो होता है उसमें तार्किक सोच का कहीं भी नामो निशान नहीं होता है। इसमें तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, ये फैक्ट है। इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल एज, कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, कंक्रीट। ठीक है, ये स्पेलिंग है, CUNCRETE। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा ए से जेड तक बोलता है, जेड से ए तक भी बोल देता है, कम ज्यादा में फर्क करने लगता है। बहुत सारी चीजें से रिलेशन, मतलब कि चीजों को वर्गीकृत कर लेता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो रेक्टेंगल का है, कौन सा आयत का है, कौन सा सर्कल का है। इस सभी चीजों को जानने लगता है। ये जो अवस्था होती है वो होती है आपकी 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की। और 11 से 15 होती है मूर्ख, जिसमें कल्पना करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखो बच्चा अनुकरण की शुरुआत शैशवावस्था में होती है दोस्त। ठीक है, और कल्पनात्मक खेल में रहना जो है वो शुरुआत अवस्था में होती है। अब यहाँ पर कल्पना ले दिया गया ना,
तो बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर नंबर 4 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्पना दे दिया गया है और अमूर्त वाले बच्चे जो है कल्पनाशील होते हैं। लेकिन यहाँ पर कल्पनात्मक खेल की बात की जा रही है, ये वाले बच्चे खेलते नहीं है, ये दूसरों के साथ खेलते हैं कल्पना में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो जो राइट आंसर जा रहा है वो आंसर नंबर 3 जा रहा है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो 7 से 11 के बच्चे होते हैं, वो चीजों को कम ज्यादा में फर्क और चीजों को वर्गीकृत कर पाने में सक्षम होते हैं, जो कि इस ऑप्शन के साथ बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए, स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन, जैसे आप खुद के और पढ़ाई के बीच में संतुलन जब बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मौज मस्ती। ठीक है, मौज मस्ती मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलना कूदना है, जैसे मूवी देखना, घूमने जाना, ट्रैवल करना, खाना खाना, अलग अलग डिश घर में खुद बनाना, तो ये सारी चीजें मौज मस्ती के अंदर आ जाती हैं। कभी ना पढ़ना, देर तक सोना, ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पर खुद हो, आप क्या बनना चाहते हो, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौज मस्ती, या दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में सामंजस्य बिठाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं सामीकरण, इक्वलाइजेशन। ठीक है, दोनों को बराबर महत्व देना, बीच में संतुलन बना के चलना। कोई चीज ज्यादा हो गई तो दूसरी चीज छूटेगी और उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, समावेशन मतलब होता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातकरण, जिसमें से मैंने आपको पहले भी बताया है एसिमिलेशन क्या होता है। ओल्ड चीज में हम किसी नई चीज को जोड़ते हैं ना, लेकिन चीज क्या रहती है? ओल्ड ही रहती है। ठीक है, नई चीज को जोड़ देने से वो चीज क्या होगी? जैसे कि लाल बॉल आप जानते हो, लेकिन लाल बॉल में नई चीज क्या जोड़ दिया आपने कि बॉल जो है ना वो काला भी हो सकता है। ठीक है, काला भी हो सकता है। तो एट द एंड क्या चीज थी? लाल बॉल। आप जानते हो कुछ चीजें एडिशनल ऐड करें कि बॉल काला भी हो सकता है, तो नई चीज क्या जोड़ी आपने? काला, लेकिन है तो वो बॉल ही। ठीक है, उसको बोलते हैं समावेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपके पास सीटेट का डिग्री है। ठीक है, आपने यूपी टेट का भी डिग्री ले लिया, एट द एंड आप रहोगे टीचर ही। ठीक है, आपके पास सीटेट है तो सीटेट से जुड़ा हुआ आपने यूपी टेट भी तो किया, तो रहोगे तो एट द एंड आप टीचर ही। लेकिन आपने यहाँ पर फिलोसफी की डिग्री ले ली, मतलब कि पीएचडी की डिग्री ले ली, आपने पीएचडी की डिग्री ले ली। ठीक है, अब पीएचडी की डिग्री ले ली तो आप बन गए डॉक्टर। ठीक है, आपके पास सीटेट की डिग्री थी। ठीक है, आपके पास सीटेट की डिग्री थी। ठीक है, और उसमें साथ में आपने जोड़ दिया क्या? डॉक्टर की डिग्री, तो आप मास्टर के साथ साथ डॉक्टर भी तो हो गए। तो चीजें बदल गई, अब उसमें क्या हो गया? समायोजन, मतलब कि एकोमोडेशन होता है। तो एकोमोडेशन में क्या होता है? ओल्ड में नई चीज को जोड़ते हैं तो चीज जो है नई हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, या फिर पुरानी में संशोधन कर लिया जाता है, चीजों को चेंज कर दिया जाता है कि नहीं, हम मास्टर नहीं बनेंगे भाई, अब हम क्या बनेंगे? हम डॉक्टर बनेंगे। तो आपने पूरी तरीके से अपने आप को संशोधित कर लिया। तो आप डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनना चाहते, मास्टर नहीं बनना चाहते, वैकेंसी नहीं आ रही, हम नहीं बनना चाहते, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप चीजें क्लियर होंगी। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा, सॉरी, फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा इक्वलाइजेशन। कई बार समझाया जाता है, लेकिन चीजें जो होती हैं थोड़ी सी स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में, बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? अब वाइगोत्स्की ने भाषा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात करी है। अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज बोली है इन्होंने, जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं है भाई। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मात्रा क्वांटिटी के रूप में कम सोचते हैं, जैसे कि किलो में अगर हम बात करें तो आप अगर 100 किलो 10 किलो सोचते हो, तो क्या बच्चे जो है 5 किलो सोचते हैं? तो इसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका, ऐसा नहीं, बच्चे तो बहुत क्षमतावान है। 5 साल तक जितना वो अपनी भाषा को डेवलप करते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उतना भाषा को 5 साल के बाद डेवलप कर ले दोबारा से, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से 5 साल में हाइट बढ़ती है, उस हिसाब से कभी भी हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, तो सारा खेल तो 5 साल का ही है। तो इन्होंने बच्चों में बहुत सारी क्षमताओं की बात करी है, और वो कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो बिल्कुल फैक्ट है, भाषा की सहायता से बच्चे दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारी क्षमता उनके अंदर होती है। वाइगोत्स्की के हिसाब से आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ठीक है, एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है, इशारे करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक बच्चे की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है। अब देखिए,
एक शिक्षिका है, वो एक ऐसी संरचना का इस्तेमाल करी कि एक बच्ची की जिज्ञासा जिज्ञासा पता नहीं क्या है, ये क्वेश्चन में जिज्ञासा लिखा हुआ है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझा देने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसे टर्म आपको टाइम खराब करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संरचना का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान के चलो कि आपको मैंने खड़ा करा, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको खड़ा किया, आप क्लास में खड़े हो गए। अब मैंने आपसे एक पहेली पूछी, वो चीज का नाम बताओ जिसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, ठीक है। तो और वो मांस नहीं खाता। तो आप सोचोगे यार 4 पैर और एक पूंछ तो सब है, मांस कौन नहीं खाता, कौन नहीं खाता। फिर मैंने आपको बोला आपके आसपास ही होगा। सोचो सोचो, आपके घर के आसपास ही होता है, ठीक है। अच्छा नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा दूध देता है वो, चीजें समझ रहे हो, दूध, अच्छा गाय, यस गाय। तो वो आप इशारे जो दे रहे हो क्या है, वो पाड़ है। और ये किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं भाई गुड्स की। और पाड़ कौन दे सकता है, जो आपसे ज्यादा जानता हो किसी चीज के बारे में वो दे सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप मास्टर बने तो ही पाड़ दे सकते हैं, आप पाड़ छोटा भाई बड़े को, बड़ा भाई छोटे को दे सकता है, उसके पास अगर इन्फॉर्मेशन है उस चीज को रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे पाड़ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा जो होती है वो कठोर, ना जी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यक्तिवादी तो ऐसा नहीं है, व्यक्तिवादी होती है लेकिन एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे दूसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में हर व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति जो है देखोगे अलग है, भिन्न है दूसरे व्यक्ति से। तो एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, और लचीला पाठ्यक्रम होने से क्या होगा कि अगर 30 बच्चों की क्लास में एक 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 कहीं ना कहीं पैटर्न पर आपने चीजों को समझाया, ठीक है, एक पैटर्न पर, जैसे मैं उसी चीज का एग्जांपल लेता हूँ कि एक गाय है जिसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। अब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा कि गाय हमारी माता है, ठीक है। तो गाय हमारी माता है, क्यों माता है, क्योंकि दूध देती है, घर में रहती है, ज्यादा किसी को मारती नहीं है। जबकि और कोई जानवर होता है, जैसे कुत्ता कितना भी वफादार हो, काट सकता है, काटता तो है, लेकिन गाय मारती है, काटती नहीं है। दिक्कत ये है, तरीके से आपको समझाना, आपको देखना भाई कैसे किस कौन से टॉपिक पे किस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। तो लचीला आपका यहाँ पर संरचित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह होता है और नियंत्रक होता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चा जब तब सीखेगा जब टीचर के साथ इन्वॉल्व हो सके। टीचर अगर मारता हो, छड़ी लेकर के क्लास में आता हो और कहता हो कि आज होमवर्क चेक करूंगा और कल का जो नहीं होमवर्क करा होगा उसको मैं मारूंगा, और आज जो दूंगा वो कल, आज जो कल अब्सेंट रहेगा उसको तो डबल मारूंगा। तो इस तरीके की जब चीजें होती है ना, तो बच्चा डरता है, वो पढ़ता नहीं है। और डर से की गई कार्य को आप बोलोगे नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कभी भी सफल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, आंसर नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, और गलत गलत सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यून होती है, गतिविधि या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो शिक्षिका कक्षा को नियंत्रित करती है, तो बहुत गलत है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जिसमें हर बच्चा प्रगति कर रहा है, हर बच्चा नंबर अच्छे ला रहा है। तो आप किसी को कंट्रोल करके नहीं ला सकते ना, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आप परिवार में देखोगे कि एक बच्चा जो है अपने बाप की इज्जत बहुत करता है, और एक बच्चा अपने बाप की इज्जत बिल्कुल नहीं करता। उसके पीछे नियंत्रण का कार्य ही नहीं। लोग बोलते हैं कि बाप माँ बाप ने बिगाड़ रखा है, ऐसा नहीं है। बच्चा अगर सीखना चाहेगा तो खुद ही सीखेगा, नियंत्रण से तो कुछ होता ही नहीं, आप भी जानते हैं इस चीज को। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखोगे और बहुत ज्यादा खुली छूट दे दोगे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बर्बाद हो जाए या आबाद हो जाए, ठीक है। वो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है। और बच्चे का सीखना और उसका मूल्यांकन करना ये इंपॉर्टेंट है जब बच्चा बड़ा होता है। साथ ही साथ अब बच्चा 10 साल का हो जाए और उसके बाद कहो कि अब तो बच्चे को मारा जा सकता है, बच्चे को मार करके इसको सुधारो, अब नहीं सुधरेगा, क्योंकि 10 साल तक तो उसने बहुत सारी चीजें ले ली, दिमाग को उसने सुख दे दिया। अब दिमाग को जब सुख दे दिया तो दिमाग तो वही चाहेगा। बच्चे का भागीदारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यून तो हो ही नहीं सकता प्रगतिशील कक्षा में। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन करना, बच्चा जब कार्य कर रहा है तो बच्चे के कार्य के साथ साथ उसका मूल्यांकन कीजिए, क्यों कैसा कार्य कर रहा है, कहाँ गलतियां, कहाँ चूक है, उसको सुधारिए। तभी बच्चा प्रगतिशील कक्षा की तरफ आगे बढ़ता है, प्रगतिशील व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, स्टूडेंट की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। और बैठने की व्यवस्था, समय सारणी बहुत आपने भी बनाया होगा, अभी भी बनाया होगे कि 6 घंटे 8 घंटे हमें कैसे भी पढ़ना है। सुबह ये, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर घूमना, 10 मिनट टहलना। तो इस तरीके से बनाते हो, लेकिन पता चले भर्ती ही नहीं आती, फिर सारा रूल फॉलो नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप प्रगति नहीं कर सकते।
आप बस सीखते सीखते चीजों का मूल्यांकन कीजिए, गलती कहाँ है, उसके बाद आप इजिली एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। राइट आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए थे और हर लेवल में 2-2 पार्ट थे। तो पहले में क्या था, दंड और आज्ञा था, उसके बाद जैसे को तैसा था यहाँ पर। ठीक है, दंड और आज्ञा था, उसके बाद जैसे को तैसा था यहाँ पर दूसरा वाला। तीसरा में क्या था, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, और चौथे में क्या था, सोशल, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। पांचवे में क्या था, ये देखिए, पहला है दंड और आज्ञा, दूसरा है जैसे को तैसा, तीसरा है आपका गुड बॉय गुड गर्ल, चौथा है आपका सोशल लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था को बनाए रखना, पांचवा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और छठा है आपका यूनिवर्सल मोरालिटी। ठीक है, अब देखो पहले में दंड और आज्ञा के द्वारा बच्चे सीखता है, जैसे को तैसा दूसरे में है। अब इसका जो एज होता है ये होता है 4 से लेकर के 10 साल, 4 से लेकर के 10 साल, ये होता है 10 से 13 साल, और ये होता है तीसरा वाला लेवल जो होता है 13 से लेकर के एवब। ठीक है, अब गुड बाय गुड गर्ल में क्या होता है, बच्चे जो है माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, माँ बाप के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं। 10 से 13 साल के बीच में ऑलमोस्ट देखा जाता है कि बच्चे जो है 13 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके की चीजों का पालन करते हैं। सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे माँ बाप ने बोला उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बच्चा 13 से ऊपर जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा तीर समझने लगता है और उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसको लगता है वो बड़ा बन चुका है। अब जब बड़ा बन चुका है तो वो क्या करता है, सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें गलत उसको दिखती हैं उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है बदलाव की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्या कानून को बदलना चाहिए। ठीक है, तो जब कानून को बदलने की अगर बात की जाएगी तो आंसर जो होगा लेवल 5 पर जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अनुबंध को तोड़ा जा सकता है, व्यवस्था बनाई जाती है, अनुबंध को तोड़ा जाता है। सार्वभौमिक नैतिकता में नैतिकता सबसे ऊपर होती है, माँ बाप परिवार दोस्त रिश्तेदार मित्र सबसे ऊपर जो होता है वो नैतिकता होती है। और उसके लिए आपकी जान भी चली जाए उस चीज को लेकर के नहीं कहीं ना कहीं परवाह की जाती है। तो ये छठवां लेवल होता है यूनिवर्सल मोरालिटी। ठीक है, और बाकी अच्छा लड़की लड़की मैंने आपको बता दिया तीसरा भाग होता है। अब ये जो होता है चौथा भाग होता है। ठीक है, सार्वभौमिकता ये छठवां भाग होता है, ये होता है पांचवा भाग। लेवल 3 है, भाग 6 है। ठीक है, राइट आंसर आंसर नंबर 2 होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर आंसर नंबर 2। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश 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 बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अब हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में आप क्या बात करोगे? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत तरीके के सिद्धांत दिए। जैसे उन्होंने एक सिद्धांत 1983 में क्या बताया था कि 7 तरीके की बुद्धि होती है। 1998 में क्या बता रहे हैं भैया, 8 तरीके की होती है। फिर एक बार ये आ गए उठ करके, और अभी भी जिंदा है भाई साहब, अभी ये भी बता सकते हैं कि 10 तरीके के सिद्धांत होते हैं, मतलब बुद्धि होती है। तो इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताई है। अब बहुबुद्धि में 7 पहले थे, 8 पूछे जाते हैं। 8वां कौन सा है, प्रकृति जोड़ा गया था 1998 में, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, मैं गलत नहीं हूं तो 1998 में जोड़ा गया था। आपको बताना अगर आपको पता है कि 1998 में था या 2000 के बाद था, मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से 1998 में जोड़ा गया था, और थोड़ा बहुत लग रहा है कि 2002 में भी शायद जोड़ा गया होगा, बट एक बार बता देना मुझे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 8 तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने बात करी थी। बुद्धि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया 8 तरीके की बुद्धि क्या होती है, मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि चीजें याद हो जाए। तो ये 4 तो आपके सामने दिख गए। अब प्रकृति का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्राकृतिक है और एक स्थानिक है। प्रकृति में प्रकृति के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्थानिक मतलब स्थान के बारे में जो भी होती है। भाषा और तर्क, तर्क कैसे किया जाता है, भाषा से तर्क किया जाता है। भाषाई बुद्धि मतलब कि जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, जिसका भाषा पे कमांड अच्छा है। आपने किसी किसी को देखा होगा इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता था, बोलते यार क्या इंग्लिश बोलता है यार। कोई कोई एकदम हिंदी बोलता है शुद्ध, तो उसको बोलोगे शुद्ध हिंदी बोलता है, हाँ बेवकूफी है। तो इस तरीके से यार लोगों का नजरिया है, लेकिन भाषा पे कमांड तो है उसकी, तो उसके अंदर भाषाई बुद्धि है। तर्क के बारे में बात करेंगे, जो अच्छा तर्क करने में माहिर होता है, तार्किक की बात की जाएगी। जैसे कि अंकों की बात की जाएगी तो वो बन जाते हैं अकाउंटेंट टाइप के लोग, तार्किक आंकिक। ठीक है, अब ये दो अलग हो जाता, अंतर और अंतः दोनों अलग हो जाता। अंतर मतलब कि दूसरे के मन के बारे में जानना, अंतः मतलब खुद के मन के बारे में जानना। तो ये देखो, दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए, ये एक दो, ये एक दो, ये दो, 6 हो गए। और एक होता है नाचना गाना। नाचना मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, गतिज बुद्धि।
ठीक है, शरीर को मोड़ने वाला, बॉडली काइनेटिक, और उसके बाद होता है गाना, नाचना, ये नाचना है ना, ये गाना, गाना मतलब कि संगीत में, ठीक है, संगीत में। तो 8 तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, और आखिरी जो था फिलोसफी वाला था, ठीक है, 9वां। अब 10वां ये लोडिंग है, अब देखो कब तक आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना अपनी पहचान, तो अपनी पहचान कहाँ पर होती है भैया? अंतः में होती है, ठीक है। अपनी पहचान कहाँ पर होती है? अपनी पहचान अंतः में होती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे मानव अस्तित्व के बारे में देख करके प्रकृतिवादी मार के चले आते हैं कि यार प्रकृतिवादी ही मानव अस्तित्व के बारे में, तो ये गलत तो है। सिंपल सी बात है, आपको कैच करने हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही तो टीचर बनाते हैं आपको। तो चलिए, आंसर नंबर जो होगा 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतः मतलब कि अपनी पहचान, अपनी पहचान मतलब कि खुद के बारे में जानना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर, 90 नंबर का क्वेश्चन है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोलती है, मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार से नहीं खेलती। मतलब कि किससे खेलती है भाई? तो गुड़िया से खेलती हैं। ये हर क्वेश्चन में बदल के, कभी लड़का गुड़िया ले लेगा तो उस बोलेगा नहीं मैं गुड़िया से नहीं खेलता, कभी लड़की को गुड़िया कार दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा है, लेकिन आएगा जरूर ये क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। अब देखो, जेंडर भूमिका में लचीलापन ये कोई टर्म होता ही नहीं है। प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस, मतलब कि कोई ज्यादा भेदभाव ना करना, एकदम दोनों को बराबर लेके चलना। स्थिरता मतलब कि ऐसा है कि जो है वो है, ऐसा नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, रूढ़िवादिता ये होती है कि पुरानी धारणाओं को लेकर के चलना। स्थिरता मतलब कि है थोड़ा भी बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, बदलाव भी होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमियां हैं जो लेके चली जाती है कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हैं, ठीक है, कार अच्छा नहीं चलाती, स्कूटी अच्छा नहीं चलाती हैं, और इसमें बहुत सारे जोक भी बनते हैं, ठीक है। तो लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के कार से, तो ये जेंडर विवादिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन ये था। चैनल को चाहे तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरे 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और यहाँ पर फ्री कंटेंट और पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, तो यहाँ पर जाकर के आप जरूर पढ़िएगा कंटेंट को, ठीक है। तो चलिए 91 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित है, बिल्कुल फैक्ट है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये सरासर गलत है और राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथ और पैर दोनों निर्भर हैं भाई, हाथ बढ़ जाए पैर ना बढ़े तो भी कोई दिक्कत ही वाली बात है, और सिंपल सी बात है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, मतलब कि किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो विकास का जो गति होता है वो व्यक्तिगत होता है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ठीक है। फ्री कंटेंट मैंने आपको फिर बता देता हूँ, फ्री कंटेंट और पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है? अब बच्चे संवेदनशील को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और संवेदनशील अवस्था में जन्म पूर्व अवस्था लगा करके चले आते हैं। तो यार देखो, उनको ये लगता है ना कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो बहुत सेंसिटिव एज होता है, उसमें बच्चा बन सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन यार इतना ज़्यादा संवेदनशील मत बनो, आप क्वेश्चन को पढ़ो यार। भाषा अर्जन की बात, पेट में कोई बच्चा पढ़ना सीखता है क्या? भाषा सीखता है? नहीं सीखता ना। वो कब सीखता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। वो कौन सी एज होती है? 2 से लेकर के 6 वर्ष, ठीक है। और एक मध्य बाल्यावस्था होती है जो 6 से लेकर के 9 वर्ष होती है, जिसको संचय काल भी कहा जाता है। इसको मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था है, ठीक है। एक 9 से 12 होता है जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। और उसको परिपाक काल भी कहा जाता है, ठीक है। चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, पूरा लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं बोलता हूँ और थोड़ा बहुत शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और आपको पता है कि सबसे सेंसिटिव एज होता है भाषा सीखने के लिए। इसमें बच्चा गाली सीखना होगा तो वो सीख जाएगा, अच्छी चीज़ें सीखना है, हिंदी सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, अपनी मातृभाषा सीखना है, सब कुछ इसी एज में सीखता है, और ये यही एज होती है भाषा सीखने की असली एज। इस बीच अगर बच्चा बीमार हो जाता है, किसी ऐसे संवेदनशील अवस्था में चला जाता है जहाँ पर वो बोलना चालना और किसी से इंटरेक्शन नहीं करता है, तो 7 साल के बाद जब वो ठीक होकर वापस आएगा ना, तो वो नहीं बोल पाएगा, या फिर उसको बहुत तकलीफ होगी चीज़ों को सीखने में, ठीक है। किशोरावस्था, ये सब भाषा सीख चुका बच्चा है, आंसर नंबर 2। चलिए, और एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि डैश 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 और डैश 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 बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तब यहाँ पर द्वितीय कारक आप ये ना देखो और प्राथमिक कारक को ये ना देख करके कर दो। अब बच्चे क्या करेंगे ना, परिवार और स्कूल करके चले आते हैं। रीजन क्या होता है कि उनको लगता है ना कि परिवार प्राथमिक कारक है और स्कूल द्वितीय कारक है। ऐसा नहीं पूछा जा रहा, इसमें दोनों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है ना वो सामाजिक कारक हैं और वो द्वितीय कारक हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन खराब हो जाता है, इसको देखेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे कि परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार और स्कूल बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक है, तो गलत हो गया। परिवार तो प्राथमिक कारक है ना, द्वितीय कारक तो है ही नहीं, तो परिवार जहां पर दिखे उसको हटा दो, परिवार के अंदर अभिभावक है इसको भी हटा दो, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, सिंपल और सिंपल दैट, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं, इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, इसको कंक्रीट बोलते हैं, इसको फॉर्मल बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें बच्चा सेंसस के द्वारा सीखता है, इसकी 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है, इसकी 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है, इसकी 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक फॉर्मल की 11 से 15 होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में रहता है, कल्पनाओं में खेलता है, खोया रहता है। इसमें जो बच्चा है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, कम ज़्यादा में फर्क नहीं कर पाता है, संरक्षण जिसको कहते हैं। और जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर श्रीएशन और जीववादी संकल्पना यहाँ पर पाई जाती है, लक्ष्य केंद्रित बच्चा होता है, ठीक है। इसमें बच्चे को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। 11 से 15 में जो चीज़ें दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें देखेगा उस चीज़ के बारे में वो बता सकता है। जैसे एक गिलास में आप देखोगे, एक गिलास में पानी, 2 गिलास में बराबर पानी है, ठीक है, लेकिन इस गिलास को अगर चौड़े बर्तन में लगा दिया जाए तो भी वो बच्चा बता देगा दोनों में बराबर है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में थोड़ी ना हूँ, मैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका हूँ, ठीक है। तो संरक्षण की बात अगर करें किस अवस्था में कर पाता है, तो वो होता है राइट आंसर, आंसर नंबर 3। कर तो इस अवस्था में भी पाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बच्चा स्टार्ट किस अवस्था में करता है, ठीक है। संरक्षण तो अमूर्त में भी कर लेता है, लेकिन मूर्त जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग एज पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। दादाजी भी कर सकते हैं बहुत सारे काम, लेकिन स्टार्ट कब करा आपने? वो आपने 7 से लेकर के 11 साल की एज में करा आपने। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मैंने बता दिया 7 से 11 वर्ष होता है भैया, ठीक है। तो वर्गीकरण के मौके दोगे तो वर्गीकरण कर देता है इसमें बच्चा। वर्गीकरण कैसे? जैसे रेक्टेंगल दे दोगे, ट्रायंगल दे दोगे और स्क्वायर दे दोगे, ठीक है। रेक्टेंगल दे दोगे, ट्रायंगल नहीं यार, ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। अब इन दोनों में फर्क बता देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में फर्क नहीं बता पाते, छोटे बच्चे, आप लोग तो बता ही दोगे। तो इसमें ना ये 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो इसमें फर्क बता देते हैं, ठीक है। दूसरी ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखो, जब बच्चे मूर्त अवस्था में है, जो चीजें दिखता है वही बिकता है, वही चीज जानते हैं, तो अमूर्त चीजें दोगे तो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वाला नहीं करना चाहिए मैडम जी को, ठीक है। तो मैडम जी ये गलत काम करेंगी अगर उन्होंने अमूर्तता वाली चीज दे दी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है और नहीं वाले आंसर को यहाँ पर सही करना है, ठीक है। तो नहीं नहीं मिल करके सही बन जाता है, राइट आंसर 2। चलिए, 4 से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे के अक्सर अपने आप से बात करते हुए आपने देखा होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह जो बातचीत की प्रक्रिया है वो क्या है? वो आत्म केंद्रिता को दर्शाता। आत्म केंद्रिता कौन बताते हैं? पियाजे बताते हैं, ठीक है। तो पियाजे जो है आत्म केंद्रिता के बारे में बात करते हैं। उनके हिसाब से जो आत्म केंद्रिता होती है उसमें बच्चे जो है अपने आप को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं, एक दिशा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है जैसे मैं जो कर रहा हूँ ना, आत्म केंद्रिता मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और सभी को यही करना चाहिए। ये पियाजे के हिसाब से जो बच्चा अपने आप से बात करता है, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अब वाइगोत्स्की के हिसाब से जो प्राइवेट स्पीच है ना, वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास में बात है। ये तो बहुत गलत बात है। वाइगोत्स्की ने तो ये बोला है, ये तो देखिए आत्म केंद्रिता जो है पियाजे के द्वारा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्राइवेट स्पीच को आत्म केंद्रिता कहा है, जैसे बच्चा खुद को बड़ा मानता है। दूसरा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं, भाषा तो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और इन्होंने प्राइवेट स्पीच को इसी चीज़ के बारे में बात करी है कि जो भाषा होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को डेवलप करने में योगदान देती है, ठीक है। भाषा विकास में, सामाजिक विकास में ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास जो है वाइगोत्स्की का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है और इसमें कभी भी बाधा नहीं आ सकती। तो उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो बिल्कुल फैक्ट है, आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं जो आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप खुद से भी बात करेंगे, भले मन में बात करें। बच्चों को नहीं पता होता है कि मन में भी बात किया जा सकता है, उसको आदत लगानी पड़ती है। लेकिन आप तो मन में भी बोलते हो कि अब मुझे क्या करना है यार, वैकेंसी आ नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए क्या, ठीक है। फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो सोच रही होंगी शादी कर लूँ, वहाँ पर तैयारी करूंगी क्या। तो बहुत सारी चीज़ें आप, बच्चा जो है ना, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, संयमित रखने के लिए, क्योंकि शिक्षक तो बनना है, ठीक है। तो उसको नियमित करना, अपनी सोच को नियमित रखना, चालू रखना, ताकि आप मोटिवेट रखें। इस चीज को करने के लिए बच्चा जो है अपने आप से बातचीत करता है और आप भी करते हैं अपने मन में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए, जिन प्याजे नहीं है भाई, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ले वाइगोत्स्की, जिन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब देखिए, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो ये कौन थे? सांस्कृतिक और संदर्भ के बिना, ठीक है, नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, बिना नहीं समझा जा सकता, कितना अच्छा प्रश्न है। मतलब कि सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता, मतलब कि ये जरूरी है। जैसे आपके बिना ये पार्टी नहीं हो सकती, तो आप होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके बिना पार्टी नहीं हो सकती, तो आप नहीं है तो पार्टी का मतलब नहीं है। वैसे ही सांस्कृतिक संदर्भ में अगर वाइगोत्स्की नहीं है तो समझ लो कि विकास है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की जो होंगे राइट आंसर होंगे। इनके बिना सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास जो है वो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। और जीन पियाजे ने इस चीज के बारे में बताया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत वाले, इन्होंने प्रतिपादित किया था नैतिक विकास के सिद्धांत, और उसके किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा ऑडियो इशू आ गया था यार उसमें, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, बहुत शानदार चीज थी। वो चीज क्या थी कि आपको 6 लेवल मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर 6 लेवल 3 लेवल होते हैं, और हर लेवल में ना दो दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, और सब में दो दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको तीसरा कर लेते हैं, इसको चौथा कर लेते हैं, ठीक है, पांचवा भाग और छठवां भाग, ठीक है। अब पहले में क्या बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि दंड और आज्ञा, ठीक है, दंड और आज्ञा। दूसरे में बताया था आपको टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तीसरे में गुड बॉय गुड गर्ल। चौथे में क्या था कि बच्चा जो है समाज के नियमों के हिसाब से चलता है, जैसा नियम तय करता है समाज उसी तरीके से, जिसको सोशल लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, और छठवा जो होता है यूनिवर्सल मोरालिटी की बात करता है। तो पहले में दंड और पुरस्कार के द्वारा नैतिकता सीखता है, दूसरे में टिट फॉर टैट के द्वारा नैतिकता सीखता है, ठीक है। और भाग में दूसरा में आप देखोगे यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल, बच्चा यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करता है माँ बाप के सामने। चौथा होता है जैसे माँ बाप कहते हैं उसी तरीके से करता है। पांचवा जो है बच्चे को लगता है थोड़ा बहुत कि चेंज करना चाहिए तो बच्चा चेंज करता है। यूनिवर्सल में सब कुछ, माँ बाप, प्यार मोहब्बत, भाई दोस्त रिश्तेदार, सबसे ऊपर जो होता है वो यूनिवर्सल नैतिकता। सबके अंदर ये नहीं होती, जिसके अंदर ये होती है वो जान की परवाह नहीं करता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि केवल समाज ही तय कर सकता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, समाज के नियमों को तोड़ा जा सकता है, तो ये तो तय नहीं कर सकता, ये भी नहीं तय करता है, ठीक है, ये तो तय ही नहीं कर सकते। और ये जो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल बनने की बात ही नहीं करी जा रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसा समाज नियम तय करेगा उसी तरीके से करूंगा। तो पार्ट जो 4 है वो राइट आंसर होगा। तो कुल मिला जुला करके ये पार्ट 4 क्या कहता है, सोशल लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सामाजिक लॉ, नियम और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने वाला। तो आधारित जो होगी वो कौन सा होगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्थित करना। तो इसमें जो बच्चा होता है ये अपने उसी नियमों को तय करता है जो माँ बाप इसके लिए फिक्स कर देते हैं। स्कूल के जो भी नियम है उस नियम को फॉलो करता है, समय पहुंचना और सारे होमवर्क करके जाना, ये सब नियम एंड कानून है उसको पूरा करता है। एज की बात करें तो पहला जो लेवल होता है वो 4 से 10 साल तक का होता है, दूसरा जो होता है लेवल वो 10 से लेकर के 13 साल तक का होता है, और तीसरा लेवल जो होता है वो 13 से लेकर के ऊपर तक की अवस्था होती है। तो मुबारक हो, आप तीसरी अवस्था में पहुंच चुके हो। अब इसमें आप केवल नियमों को चेंज करते हो, लेकिन यूनिवर्सल मोरालिटी आपके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। इवन हमारे अंदर भी वो यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं है, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके मोरालिटी की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं ये बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हर एक इंसान के अंदर हो सकती है, बोल देने में क्या जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है, आपको भी पता है कि ये बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये रहा सब्सक्राइब का बटन नीचे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और अभी बहुत सारे सब्जेक्ट की मैं स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम का अभाव था जिसकी वजह से चीजें नहीं चल पा रही थी, अब रेगुलर बेसिस पर चलेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी व्याख्या गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? तो मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य, संवेदनशील। तो मानवीय अस्तित्व, ये जब ये फिलॉसफी 9th नंबर का जो था ना, 9वें नंबर का, उसमें बात करी थी, ठीक है। जब उन्होंने 90 नंबर का ऐड करा था तब उस चीज के बारे में बात करी, किसने बात करी, गार्डनर ने,
ठीक है। ध्वनि और ताल के प्रति संवेदना, तो ध्वनि और ताल के प्रति ये तो संगीतीय हो जाएगा भाई, ठीक है। और स्थानों का पैटर्न मतलब कि स्थानिक हो जाएगा, ठीक है। समस्याओं का तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना, मसलों का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता, तो ये देखो तार्किक चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। चौथा नंबर ही तो बच्चा बता देगा, तर्क से तर्कपूर्ण जुड़ा हुआ है, राइट आंसर, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर 4। चलिए फाइनली हम लोग शतक मार चुके हैं, 90 नर्वस नहीं हुए, ठीक है। अब एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन के द्वारा होता है। हम आप बोल करके ही तो सीख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर अब क्या करूं, मैं यहाँ पर ऐसे करूं, क्वेश्चन नंबर दिखाया, टिक मारा, आगे बढ़ गया, तो सीख लोगे? नहीं सीख पाओगे। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, कुछ क्वेश्चंस करते हो, कमेंट करते हो, उस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं अगर हम पास में नहीं है। अदरवाइज आप आमने सामने जितना इंटरेक्शन करोगे, जितना एक दूसरे से वार्तालाप करोगे, एक कक्षा में जब 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे एक एक बच्चे से एक एक चीजें सीखते हैं, तो 29 चीजों को नया सीखते हैं। तो जब नई नई चीजें सीखोगे तो सोचो कितना ड्रास्टिकली चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होंगे, आपके माइंड के अंदर होंगे। तो अंतःक्रिया व संवाद जो होगा वो उसी के द्वारा प्रगतिशील कक्षा में आप कहीं ना कहीं अधिगम कर सकते हैं, और एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। और शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण होता है, ऐसा नहीं है। एक तरफा प्रसारण करेगा, बच्चा ग्रैब ही नहीं कर रहा, मैं दिए जा रहा हूं, आप लिए ही नहीं जा रहे हो, तो मोटिवेशन तो लो हो जाएगा शिक्षक का भी और आपका भी, ठीक है। निष्क्रिय अभिग्रहण, आप कंज्यूम कर रहे हैं, देखो इतनी क्वालिटी कंटेंट में देता हूं, लेकिन बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है, उसको लगता है ये टीचर वेस्ट है, ये टीचर वेस्ट है, और जाता है। ऐसा नहीं है, आपको जिससे समझ में आता है ना, आप उससे पढ़ो, भले उसके 10 सब्सक्राइबर हो, पढ़ो उसी से जिससे आपको समझ में आता है। क्योंकि शिक्षक के लेवल नहीं लगा होता, शिक्षक वो होता है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, जिससे आपको सीखने में आसानी मिलती है, और जो आपको सिखा सकता है वो आपको पहाड़ दे रहा है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग दे रहा है, ढांचा दे रहा है आपको, जो आपको सिखा सकता है, तो आप उसी से सीखो जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं। सिंपल सी बात है, आप इसमें ना जाओ कि उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, आप जाना चाहते हो जाओ, आपकी इच्छा है। अगर आपको उसकी बात समझ में आती है तो बेहद उससे पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निष्क्रिय अभिग्रहण मत करो भाई। नहीं समझ में आता है, बैठे हैं भक्त बन के, ऐसा मत करो। आप चीजों को सीखने की कोशिश करो, जहां से समझ में आए वहां से। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी, केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि अधिगमकर्ता यहाँ पर आया तो मैंने उसको क्वेश्चन आंसर करा दिया और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। शिक्षक की भी भूमिका बनती है कि यार ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा समझे, और अगर नहीं समझ पाता है तो देखो हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग है, हो सकता है कोई मुझसे रिलेट कर पा रहा हो, कोई किसी और टीचर से रिलेट करेगा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढे कि किसकी बातें उसे समझ में आती है, और शिक्षक की भूमिका ये होती है कि वो कोशिश करे, एटलीस्ट बहुत ज्यादा कोशिश करे कि बच्चे को चीजें समझ में आए, और जब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा चेंज करे, तरीका बदले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर तो इसका प्रगतिशील कक्षा में जो होता है वो क्या होता है, आंसर नंबर फर्स्ट होता है, अंतःक्रिया के द्वारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 101 बढ़ने से पहले आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल यहाँ पर देखो etourstudy.com पर आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, और मजा आने वाला है। यहाँ पर जाकर के सारी चीजों को पीडीएफ के फॉर्म में आप पढ़ सकते हो या ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए 300 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज में आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।